जिस्म के जंगल में हर लम्हा क़यामत है मुझे। बलराज मेनरा। हुजूर, मुझे इस फजूलो बेमानी सिलसिले में वाकई कुछ कहना है। मैंने सोचा था कि मर जाऊंगा और यूं दुनिया से रिश्ता टूट जाएगा, मगर ऐसा ना हुआ और इत्तेफाकन मुझे अपनी बात कहने का मौका मिल गया। जी हाँ, मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है। मैं इस इल्ज़ाम को बखुशी कबूल करता हूँ। मैं समझता हूँ मेरी हाँ इल्ज़ाम को हर लिहाज से जुर्म साबित करती है और मुझे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। आप मेरी सूरत पर न जाएं, मैं सितमज़दा नहीं हूँ। मैंने तो सितम ढाए हैं, अनगिनत सितम जो भयानक हैं, और यह आखिरी सितम, यह खुदकुशी की कोशिश तो ऐसा सितम है जो समाज की उजली नज़रों में मकरूह है। मैं एक सांस में बहुत कुछ नहीं कह सकता, इसलिए अपनी सुस्त रफ्तारी पर माफ़ी चाहूँगा। हो सकता है आप आज मेरा बयान ही सुन सकें और 40-50 मुकदमे न भुगता सकें। मुझे इस बात से मुकम्मल इत्तेफाक है कि खुदकुशी बुज़दिलों का काम है। मैं भी कितना बड़ा बुज़दिल हूँ कि खुदकुशी का ऐसा ढंग अपनाया जो ना पुख्ता था और पकड़ा गया। अगर किसी उद्योगपति या सियासतदान की तरह मंसूबाबंदी करता तो ये दिन ना देखना पड़ता। हाँ, मैं बुज़दिल हूँ और मुझे अपनी बुज़दिली का एहसास पहली बार हुआ है। अगर किसी ने कॉफ़ी हाउस में मुझे बुज़दिल कहा होता तो कॉफ़ी की प्याली उसके सर पर होती, मगर इस अदालत में मैं खामोश रहा। यहाँ मेरे हाथ में कॉफ़ी की प्याली तो नहीं थी, मगर मेरे मुंह में ज़बान तो थी और है। मैं कम से कम चिल्ला ज़रूर सकता था, अब भी चिल्ला सकता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैं बिल्कुल खामोश रहा, चिल्लाया नहीं। चिल्लाता तो तौहीन अदालत का मुकदमा भी बन जाता और मुझ पर बुज़दिली के इल्ज़ाम के साथ साथ बदतमीज़ी का इल्ज़ाम भी आयद हो जाता। वैसे आप चाहें तो मुझे बैक वक्त बुज़दिली और बदतमीज़ी दोनों जुर्मों की सज़ा दे सकते हैं। इस वक्त मुझे सिर्फ एक बात का एहसास है, कहीं मेरा बयान आप हजरात को बोर न कर दे। बोरियत का एहसास नामर्दी के एहसास से भी ज़्यादा हौलनाक है। कोई भी माहिर नफ्सियात मेरी बात की तस्दीक कर सकता है। जी हाँ, मेरी यही कोशिश होगी कि मेरा बयान आप हजरात को बोर न करे। मेरे दोस्त, वो जो कोने की बेंच पर उदास बैठे हुए हैं, मेरी बात से मुत्तफिक नहीं होंगे। उन सब ने अपनी ज़िंदगी की अनगिनत शामें मेरे साथ गुजारी हैं। ज़िंदगी के उदास तरीन लम्हात में उन्हें मेरे कुर्ब और मेरी बातों से राहत मिली है। ये सब गमगीन चेहरे मेरे पास आए हैं और बशाश चेहरे वापस ले गए हैं। लेकिन अब मुझे अपने आप पर भरोसा नहीं है। खुदकुशी की नाकाम कोशिश ने मुझे मुतज़लज़िल कर दिया है। फिर भी मेरी यही कोशिश होगी कि मेरी ज़िंदगी की दास्तान, जिसका नुक्ता उरूज खुदकुशी की नाकाम कोशिश है, पूरी अफसानवी तफसील के साथ आप तक पहुँचे और आप पल भर के लिए भी बोर न हों। जब मैंने होश संभाला, मैंने देखा कि मेरी मुख्तसर सी दुनिया मेरी और मेरे वालिद की ज़ात पर मुश्तमिल है। मैं अभी अपनी दुनिया को अच्छी तरह पहचान भी ना पाया था कि मेरे वालिद दूसरी बड़ी जंग की भट्टी में झोंक दिए गए और मेरे जहन में उनकी फौजी शख्सियत के धुंधले से नकूशी बाकी रह गए। जंग की भट्टी में झुलस कर मरने से पहले वो मुझे अपने दोस्त डॉक्टर खरे के पास छोड़ गए। मेरी उम्र 10 के लगभग थी। मैं अपनी कच्ची समझ के साथ डॉक्टर खरे के साएं साएं करते बंगले में अपने वालिद की गैर मौजूदगी शिद्दत से महसूस करता। एक कमी, एक अकेलापन, एक शदीद एहसास। मैं अपने हम उम्र जमातों में घुल मिल न सका। मेरी जहनी तश्कील में मेरी तन्हाई का बड़ा हाथ है। ऊंचे दरख्तों और घनी बाढ़ से घिरे डॉक्टर खरे के वसी व अरीज और तकरीबन वीरान बंगले में एक तो वो खुद रहते थे, हरदम स्टेथोस्कोप गले में लटकाए, जो सोते वक्त भी उनके गले में फंसा रहता, और एक उनकी बेटी माया रहती थी, उन्हीं की तरह खामोश और अकेली। वो जब कभी नाश्ते के वक्त या खाने के वक्त इकट्ठे होते, अकेले नजर आते, एक दूसरे से अलग, एक दूसरे से कोसों दूर। उस उदास बंगले में तीसरा जीव था एक बच्चा, मैं, उन दिनों का राजू, एक अकेला। हाँ, वो एक सहमे हुए नौकर भी थे जो बंगले के पिछवाड़े गैराज नुमा क्वार्टरों में अपने दिन रात गुजारते। काम काज के सिलसिले में वो बंगले में मौजूद होते तो बचते और कतराते हुए नजर आते। आप खुद शनाख्त कर सकते हैं कि उस रंग के पस मंजर में कौन सी शय 10 बरस के एक अकेले बच्चे की निगाह का मरकज बन सकती है। माया, हाँ माया, डॉक्टर खरे की बेटी। मैं आज भी माया को देख सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ।
मियाने कद की गोरी चिट्टी जवानी जिसके बदन में जर्दियां घुली हुई थीं, उसकी पीली पीली सी रंगत बड़ी भली लगती। बारीक भवों के तले उसकी बड़ी बड़ी बेचैन आंखें हर वक्त किसी अनजान ध्यान में खोई रहती। उसके गहरे गुलाबी होंठ मुझे एक खुले घाव का एहसास दिलाते। उसके चेहरे, बाजुओं और पिंडलियों के धड़कते मांस में नीली रगें साफ नजर आती। जब कभी उसका आंचल ढलक जाता तो उसके खुले गले के चुस्त और तंग ब्लाउज में उसकी तंदुरुस्त और जवान छातियां एक बेकरार मौजज़ा लगती। जब कभी बन पड़ता मैं माया को बस देखता रहता, उसके पास जाना चाहता, उससे बातें करना चाहता, उसे छूना चाहता। सच कहता हूं, मैं नहीं जानता कि लड़कपन का मोह इसके सिवा और क्या होता है। ये सच है कि माया के बदन को लफ्जों में तो मैंने आज बांधा है, पर कल का सच भी यही कुछ है। मुमकिन है तब मेरे अल्फाज कुछ और होते, पर जज्बे की सदाकत यही होती। मैंने उसे छूना चाहा, लेकिन वो मुझसे दूर दूर रही। आज वसूख से कह सकता हूं कि दूरियों की यह जंजीर तोड़ डालने में उसकी दर्दमंदी ने खूबसूरत भूमिका निभाई। वो ज़माना जो उस बंगले में मेरी तन्हाई का ज़माना था, उसी ज़माने में मेरे मुस्तकबिल में नई तन्हाइयों के इम्कान पैदा हो गए। मेरे वालिद जंग में हलाक हो गए। 10 बरस के बच्चे का बाप जिंदा था और बच्चा अकेला था। अब 10 बरस के बच्चे का बाप मर चुका था और बच्चा अकेला था। अपने आप में सिमटी, अपने आप में गुम माया जैसे यकायक चौंक उठी, जाग पड़ी, छलक गई। उस दुख भरी घड़ी में दर्दमंदी के नाते वो मेरे करीब आ गई, बहुत करीब। करीब आती चली गई, मुझे परचाने, संभालने, बचाने, जाने किस किस ख्याल के तहत। जाहिर है माया मुझसे उम्र में बड़ी थी, बहुत बड़ी, इन मानों में कि मैं अभी एक बच्चा था और वो थी एक मुकम्मल जवान औरत। मैंने उसे कभी हंसते खेलते नहीं देखा था और ना ही मुझे उसके साथ कभी कोई मर्द नजर आया था। बहुत बात की बात है, जब मैंने एफए का इम्तिहान पास किया था और वो बीएससी के बाद एमबीबीएस के झमेले से फारिग हो चुकी थी, तब भी वो मुझे अलग और अकेली नजर आई। मेरी मौजूदगी और मेरा साथ दूसरी बात है, लेकिन बात उन दिनों की है जब वो मेडिकल कॉलेज में थी और मैं कैंटोनमेंट के एक स्कूल में। मैंने माया को हमेशा किताबों में गुम देखा था। मैं खुद भी किताबों का मारा हुआ था। तन्हाई और खामोशी के उन दिनों में आप से आप किताबें मेरी दोस्त बन गई थीं। जहाँ तहाँ जैसे तैसे जो किताब भी हाथ लगती चाट जाता। कुछ पल्ले पड़ता, कुछ सर पर से गुजर जाता। कुछ किताबें बदन में सरसराहट बनकर रेंगने लगती और मैं माया के वजूद में न जाने क्या खोज पाने का जतन करता। आज इस मुफलिस बयान में कहे बिना रहा नहीं जाता कि हाय, किताबों को दोस्त बनाने वालों की ज़िंदगी फ़कत एक खराबी के सिवा कुछ भी नहीं। अच्छे हैं वो लोग जिन्हें किताबों से खुदा वास्ते का बैर है। मैं स्कूल से कोई 2 बजे लौटता और माया शाम 5 बजे के करीब। डॉक्टर खरे का पता ठिकाना ना मुझे मालूम होता ना उसे। धुआं धुआं शाम, साए साए करता बंगला, कोई वीरानी सी वीरानी और हम दोनों। हम चाय पीने लगते तो नौकर दबे पांव खिसक जाते। रात का खाना खाने बैठते तो नौकर अंधेरे में गायब हो जाते। डॉक्टर खरे का साथ होने ना होने के बराबर था। वो थे और उनके गैर मौजूद मरीज। डॉक्टर खरे की दुनिया में, उनके अंदर बाहर की दुनिया में हर शय या तो कोई मरज थी या फिर कोई मरीज। उनकी नज़रों में हम दोनों, मैं और माया, एक बच्चा और एक जवान औरत, कोई मरज थे या मरीज कौन जाने। मैं जानता था कि माया को आगे चलकर डॉक्टर बनना है। वो डॉक्टर तो बनती ही, मगर उसका तशख्खुस डॉक्टर खरे जैसा हरगिज ना होता। एक शाम मेरे वालिद के हलाक होने के कुछ दिन बाद, मेरे करीब आ जाने के कुछ दिन बाद, वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले गई। ऐसा पहली बार हुआ था। मैं उसके कमरे को आंखों में भर रहा था कि उसकी आवाज़ मुझे उसके करीब ले आई। मैं यहाँ पलंग पर ज़रा पाँव पसार कर बैठूंगी, तुम कुर्सी खींचकर पास आ जाओ, आज हम चाय यहीं पियेंगे। वो पलंग की पुश्त का सहारा लेकर और टांगे फैलाकर बैठ गई। मैं चुपचाप कुर्सी पर बैठा रहा। नौकर चाय रखकर दबे पाँव खिसक गया। उसने चाय बनाई और एक प्याली मेरी तरफ बढ़ा दी। हम चाय पीने लगे। उन दिनों मैंने कहीं कुछ पढ़ा था और समझ ना पाया था। वो बात कुछ ऊट पटांग तौर से मेरे जहन में थी। न जाने क्या हुआ, मैं कह बैठा, माया दीदी, आप बहुत जर्द दिखाई देती हैं। उसने मेरी तरफ बड़े ध्यान से देखा, जैसे उसने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी हो। क्या मतलब? फिर कुछ रुक कर उसने कहा, जरा फिर कहो अपनी बात। मैंने धीमी आवाज में कहा, आप कुछ पीली पीली हैं। उसने फिर मुझे गौर से देखा। अच्छा, मगर तुम्हारी दीदी तुम्हें लगती कैसी है?
उसने खुद को अपने रूप से अलग कर लिया। मैं चुप रहा। उसने कहा, बोलो ना। मैं बोल उठा, बहुत अच्छी, बड़ी प्यारी। उसने चाय की ट्रे तिपाई पर रखते हुए कहा, तुम्हारी बात तुम्हारी उम्र से बड़ी है। मुझे डर लगता है कहीं तुम वक्त से पहले जवान ना हो जाओ। मैं कुछ समझ ना पाया। कभी कभी किताबों में लिखी हुई कुछ बातें भी मेरी समझ में नहीं आती थी। मुझे चुप देखकर उसने कहा, अभी अभी तुमने यही कहा था ना कि मैं कुछ पीली पीली सी हूं पर तुम्हें अच्छी लगती हूँ। मेरे छोटे से बड़े बच्चे, लड़कियों को हमेशा थोड़ा सा एनीमिक रहना चाहिए। उसकी आवाज में मुझे एक हिद्दत सी महसूस हुई। मैं फिर खामोश रहा। मैं कुछ समझ ही ना सका था। बस मैंने सोच लिया कि अपने कमरे में जाते ही डिक्शनरी में एनीमिक के मानी जरूर तलाश करूंगा। वो जो कहते हैं ना, ये शाम अभी कहाँ हुई, हाय वो शाम। छोटी उम्र में पहली कैद, छोटी उम्र में एहसास की ये नौइयत, जाने दुनिया वाले क्या कहेंगे। वो शाम असीरी थी या रिहाई, बस यूं जानिए उस शाम के साथ शामों के एक हसीन सिलसिले का आगाज हुआ। इंतजार की कर्बनाक लज्जत और मिलन की इत्मीनान बख्श आसूदगी, तन्हाई के लम्हे, जुदाई के लम्हे, हर शय सर्द और पराई, मिलन की घड़ियां, जिंदगी का मकसद, हर शय जिंदा और अपनी। एक वीरान बंगले में एक छत के नीचे भेद भरे माहौल की पकड़ इतनी मजबूत थी कि न मेरा दम निकलता था, न मुझे चैन मिलता था। आज सोचता हूं तो हैरान हो जाता हूं, कैसा शदीद था मेरा लड़कपन। उन दिनों जी चाहता था कि कमरों की दीवारें ढा दूं, बस एक बड़ी सी छत के नीचे एक बड़ा सा कमरा हो। दीवारें भी तो जुदाई और फासले होती हैं। हर शाम रात का गहरा रंग पकड़ते ही तमाम हो जाती। मैं बोझल कदम उठाता, माया के कमरे से लौट आता, या वो पुरसुकून अंदाज में मेरे कमरे से लौट जाती। कभी कभी हम एक साथ उठते, ड्राइंग रूम में एक साथ खाना खाते और फिर अपने अपने कमरों में चले जाते। कई बरस बीत गए। अब बहुत कुछ मैं समझने लगा था और बहुत कुछ मेरी समझ में आ जाता था। एक दिन का जिक्र है, मेरी तबीयत कदरे नासाज थी और खुदा जाने किस नौकर ने कब डॉक्टर खरे को खबर कर दी थी। डॉक्टर खरे गाउन पहने, गले में स्टेथोस्कोप लटकाए और हाथों में चर्मी थैला पकड़े हुए आए। उन्होंने मुझे देखा, मेरा माथा चूमा और बोले, बस इतनी सी बात, कुछ नहीं है, आज आराम करो, स्कूल मत जाना। ये 3 गोलियां 4-4 घंटों के वक्फे से खा लेना और छुट्टी। माया तो इस वक्त कॉलेज में होगी। माय पुअर बेबी। मैंने डॉक्टर खरे को बहुत दिनों के बाद देखा था। वो मुझे हैरानी में छोड़कर चले गए। मैं तमाम दिन बिस्तर में दुबका पड़ा रहा। जी चाहता था कि रोऊं और जी भर के रोऊं, लेकिन न रो सका, न पढ़ सका, न सो सका। न जाने कब मेरी आंख लग गई और जब खुली तो शाम ढल चुकी थी। शब ख्वाबी के उसी लिबास में जो मैंने पिछली रात ही से पहना हुआ था, मैं बिस्तर से उठा और कमरे से बाहर निकला। माया के कमरे की बत्ती जल रही थी। मैंने मुंह पर पानी के छींटे मारे, जरा संभला और बिना आवाज किए हौले से दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हो गया। अब तक का मामूल यह था कि माया 5 बजे के करीब कॉलेज से वापस घर आती थी। तब तक मैं बन संवर कर तैयार हो चुका होता, जैसे हमें कहीं बाहर जाना हो। कभी वो मेरा माथा चूमकर, कभी मेरे गाल पर हल्का सा चांटा मारकर और कभी मुझे बाजुओं में समेटकर कहती, क्या हमें कहीं जाना है, लवर्स लेन में या स्कैंडल पॉइंट पर। मैं तेज आवाज में सिर्फ इतना कह पाता, दीदी ये भी कोई बात है भला। जब मैं माया के कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने देखा वो दीवार की जानिब रुख किए पलंग पर दराज है। उसने कपड़े भी नहीं बदले थे। मैं कुर्सी पर चुपचाप बैठ गया और उसे उसी हालत में देखता रहा। उसकी वो हालत, उसकी बेखबरी का वो आलम। थोड़ी देर के बाद मैंने धीरे से कुर्सी खिसकाते हुए हल्की सी आवाज पैदा की। उसने करवट बदली और मुझे देखा। उसके होठों पर बड़ी कमजोर सी मुस्कान थी। अपना नीचे ऊपर खिसकाकर सर का लिबास दुरुस्त करते हुए उसने कहा, कब से बैठे हो। कुछ सोचकर मैंने जवाब दिया, दीदी आपने ये क्यों नहीं पूछा कि क्यों बैठे हो। उसने मेरे चेहरे पर निगाहें जमाकर कहा, इधर आओ, मेरे पास बैठो। मैं उठा और उसके पास जा बैठा। मेरा हाथ थामकर वो बोली, तुम तो बिल्कुल पागल हो। मैंने कहा, और वो जो क्लास में हमेशा फर्स्ट आता है वो क्या है। उसने मेरा गाल थपथपाया। उसे पागल कौन कहता है। फिर मेरे नाइट सूट का कॉलर खींचते हुए मेरा चेहरा अपने चेहरे के करीब लाते हुए उसने कहा, बताओ तो भला आज हमें कहाँ जाना है। मैं बेख्तियार उससे लिपट गया। दीदी। मेरे होंठ उसका कंधा छू रहे थे। उसके बाजुओं का हल्का तंग और सख्त हो चला था। मेरी कमजोर छाती में उसके तंदुरुस्त और जवान पिस्तान खबने लगे थे।
मैंने बमुश्किल तमाम गर्दन उठाई और भींची भींची आवाज में सिर्फ इस कदर कह सका, दीदी। मुझे खुद अपनी आवाज अजनबी सी लगी। उसने गिरफ्त ढीली की, मेरे गालों को सहलाया और फिर मेरे होठों पर उंगली फेरते हुए कहा, मेरा समझदार नादान बच्चा। माया तब तक मुझे मेरा छोटा सा बड़ा बच्चा कहती आई थी। अब पहली बार उसने मुझे मेरा समझदार नादान बच्चा कहा था। मैंने आंखें फेर कर दीवार पर नजरें जमाकर उससे पूछा, आप मेरे कमरे में क्यों नहीं आई? वो मेरे दाएं हाथ की उंगलियां चटखाते हुए बोली, तुमने आज मुझे पीली पीली सी दीदी क्यों नहीं कहा? मैं क्या कहता? मैंने कहा, दीदी आप सचमुच पीली हैं और बड़ी अच्छी, बड़ी प्यारी। उसने पुचकारने के अंदाज में कहा, राजू बताओ तो भला, एनीमिक के क्या मानी है? मैंने बड़े गौर से उसकी तरफ देखा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। मैंने कहा, आप तो हर बात याद रखती हैं। तुम क्या हर बात भूल जाते हो? वो फौरन बोल उठी, ओ दीदी आप मुझे मारती क्यों नहीं, पीटती क्यों नहीं? मैं भर्राई हुई आवाज में यकलख्त करा उठा। उसने मेरा झुका हुआ सर उठाया और मेरी आंखों को पढ़ते हुए कहा, राजू मैं गई थी तुम्हारे कमरे में, तुम सो रहे थे। आज मेरा अपना जी अच्छा नहीं, इसलिए रुक ना सकी। मैं तकरीबन रो पड़ा। आप बीमार हैं क्या? उसने मेरी हथेली चूमते हुए कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस जरा जी अच्छा नहीं। अब जो मैंने उसे बहुत गौर से देखा तो वो मुझे बहुत जर्द दिखाई दी। मैंने पूछा तो उसने सिर्फ इतना कहा, तुम नहीं समझोगे। मैं कदरे तेज आवाज में बोल उठा, पर क्यों नहीं दीदी? वो धीमी आवाज में बोली, इसलिए कि ये तुम्हारे समझने की बात नहीं। वही हल्की सी मुस्कान उसके लबों पर थी। मैंने कहा, हाँ मैं नादान बच्चा ही तो हूँ। उसने मेरे सर पर बड़ी मोहब्बत से हाथ फेरते हुए कहा, तू तो पगला है राजू, मैं पीरियड से हूँ। इससे पहले कभी इतना खून ज़ाय नहीं हुआ, इसीलिए तो जी अच्छा नहीं। अगर डॉक्टर साहब जल्दी आ गए तो उन्हें कहना पड़ेगा। मैं खामोश हो गया, उदास हो गया। मैंने कहा, पर दीदी आप तो खुद डॉक्टर हैं। उसने कहा, अभी कहाँ राजू, अभी कहाँ। फिर राजू तन बदन के भेद तो खुलते खुलते ही खुलते हैं। मैं कुछ ना कह सका, बहुत देर तक चुप रहा। उसने फिर बात शुरू की, आप बताओ मेरा जी क्यों अच्छा नहीं? मैं झेंप सा गया। उसने मेरी भवों को अपनी उंगलियों से चुटकियां लेते हुए कहा, कौन कहता है तुम नादान हो? नादान तो मैं हूं। उसने मुझे कंधों से पकड़कर झुकाया और लिपटा लिया। फिर बाजू मेरे गिर्द बांध लिए। उसका आंचल उसके कूल्हों के नीचे दबा पड़ा था। नंगे मुलायम पेट और पतली कमर से जरा ऊपर तंग ब्लाउज में जकड़े पड़े उसके गोल और सख्त उभार मुझे फूंक रहे थे। मेरे मुश्तइल आज़ा मुझसे पूछे बिना एक अनजानी कहानी कह रहे थे और वो गर्म गर्म सांस छोड़ती सब कुछ सुन रही थी। मेरी आंखों से गर्म गर्म आंसू टपकने लगे। मैंने उसकी कांपती हुई गिरफ्त में कसमसाते हुए अपने जलते हुए होंठ उसकी फड़कती हुई रगों वाली गर्दन पर रख दिए। मेरे आंसुओं और मेरे होठों से उसकी गर्दन भीग गई। मैं बड़ी मुश्किल में था। मेरे हाथों ने बड़ी सख्ती से उसका चेहरा थाम रखा था। मेरे मुंह से निकल गया, मैं क्या करूं, मैं बड़ी मुश्किल में हूं। उसने भीची भीची आवाज में बहुत धीमे से कहा, मेरा जवान बच्चा, अच्छा मुझे सांस तो लेने दो। मैं बमुश्किल उसके तन से अलग हो सका। उसने फिर कहा, बहुत मुश्किल में हो ना? मैं हूं ना तुम्हारी मुश्किल? मैंने उसके उभारों पर सर रख दिया। उसने मेरा चेहरा हाथों में थामते हुए मुझे उठाया। वो तकिए पर सर धरे पलंग पर दराज थी। मैं उसके बिल्कुल पास टांगे नीचे लटकाए बैठा था। उसने अपना दायां हाथ मेरी गोद में रखा और जैसे बड़े प्यार से, बड़ी शफकत से मेरी मुश्किल जान ली। मैं खुद मुश्किल में हूँ। हम आज अपनी मुश्किल हल नहीं कर सकते। हाँ, मैं तुम्हारी मुश्किल ज़रूर आसान कर सकती हूँ। अच्छा ये बताओ, तुमने मुझे अब तक चूमा क्यों नहीं? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मैंने उसे कंधों से थाम कर अपनी तरफ खींचा और उसके खुले हुए होंठों के घाव पर अपने होंठ रख दिए। मेरी गोद में पड़े उसके मुतहर्रिक हाथ मेरी मुश्किल आसान करने लगे। जाने कब युग बीते या पल, मैं बड़े जोर से कांपा। मेरी फौलादी मुश्किल जैसे उबल पड़ी, गर्म चश्मे की मानिंद फूट बही। फिर मैं बमुश्किल मंजिल तक पहुंचने की थकन में उस पीली पीली सी रंगत वाले बदन से लिपट कर सो गया। सुबह सवेरे मेरी आंख खुली। मैंने खुद को उसी कमरे में उसी पलंग पर पाया। अपने कमरे में जाने के लिए उठा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा हाथ चूमते हुए उसने कहा, तुम मेरे मर्द बच्चे हो। उसकी बड़ी बड़ी आंखें सुर्ख थीं। मैं बिना कुछ कहे चला आया। वो दिन या अगला दिन या उससे अगला दिन, कितने जमाने, कितने जीवन। मैं स्कूल से वापस आने के बाद कभी बंद संवर कर और कभी नाइट सूट पहने माया का इंतजार करता। हफ्तों हमने ड्राइंग रूम में चाय पी,
कभी कभी वो साफ लफ्ज़ों में कहती, पढ़ाई में ध्यान न दोगे तो मुझे खो दोगे। मैं चुप रहता, बस उसे चाहत भरी नज़रों से देखता रहता। भला मैं उसे कैसे खो सकता था? खो देता तो मर ना जाता। वो MBBS के झमेले से फारिग हो चुकी थी और मुझे अभी FA का इम्तिहान पास करना था। मैंने दिन रात एक कर दिए, नज़रों की जद में या नज़रों से परे, मौजूद या गायब, मजबूत दीवारों की रोक या हाथ भर का फासला, सब कुछ मंजूर था, लेकिन उसे खो देना मंजूर न था। रज जगे और थकन, आंखों की जलन और नींद का नशा, किताबें, कलम, कागज़ और पीली पीली दीदी का मर्द बच्चा। महीनों बाद FA का नतीजा निकला तो मुझसे पहले माया ही को खबर मिली और उसी ने मुझे बताया कि मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ हूँ। डॉक्टर खरे ने भी एक दिन कहा, मैं जानता था यही होगा। यही एक बात बीते बरसों में उन्होंने हर छोटे बड़े इम्तिहान का नतीजा निकलने पर मुझसे और माया से कही थी। अब वक्ती तौर पर मैं फारिग था, माया अस्पताल चली जाती और मैं बंगले की दीवारों से सर फोड़ता, बिना सर टकराए। एक दिन खाना खाते वक्त माया ने पूछा, तुम्हारे कॉलेज में लड़कियां भी तो हैं ना? मैं चौंका, लेकिन चुप रहा। बोलो ना, कुछ तो बोलो, उसने फिर कहा। मैंने बड़े जब्त के साथ जवाब दिया, आपके कॉलेज में भी तो, आपके अस्पताल में भी तो। मैं जवाब मुकम्मल ना कर सका। तुम बड़े दुखी हो ना? तुमने मेरा दुख कभी जाना है? उसकी आवाज़ में बड़ा दर्द था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी धड़कनें रुक गई हैं। वो मुझे हमेशा पढ़ लेती थी। उसने मुझे फ़ौरन पढ़ लिया। वो उठी, मेरे पास रुकी, फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले गई। मैं कुर्सी पर बैठ गया और वो पलंग पर। मेरी धड़कनें, जो चंद लम्हे पहले रुक सी गई थी, बड़े ज़ोरों से फड़क रही थी। उसने मुझे शरारत भरी नज़रों से देखते हुए कहा, कोई मुश्किल तुम्हें परेशान तो नहीं करती? मेरी नज़रें झुक गईं। ओह दीदी प्लीज़। दीदी? मेरी नज़रें झुकी रहीं। आप मुझसे बड़ी भी तो हैं। मैं आपको दीदी, माया दीदी ना कहूँ तो क्या कहूँ? और कुछ मेरे ध्यान में आया ही नहीं। फिर दीदी कहना मुझे अच्छा भी तो लगता है। वो चुप रही। हम बहुत देर तक चुप रहे। मेरी नज़रें झुकी रहीं। मुझे महसूस हो रहा था कि वो मेरी तरफ देख रही है। मेरी तरफ देखो, उसकी आवाज़ लपकी। मैंने गर्दन उठाई, उसकी तरफ देखा। उसने कहा, यहाँ मेरे पास आकर बैठो। मैं बस खींचता चला गया, उसके पास बैठ गया। उसने अपनी नशिस्त का जाविया बदलते हुए, जरा मुड़ते हुए मेरे कंधों पर अपने मेहरबान हाथ रखे और मेरी पेशानी को चूमने के बाद कहा, सचमुच तुम मेरे मर्द बच्चे हो राजू। जब तुम बड़े हो जाओगे, एक एक बात की बारीकी समझने लगोगे, जब कभी तुम्हारे ध्यान में तुम्हारी दीदी आएगी, जब तुम्हें इन दिनों की याद आएगी, मुझे बताओ ज़रा, जो तुम अपनी दीदी को बुरी औरत तो ना समझोगे। उसकी आवाज़ में इतना दर्द था, इतनी गहराई थी कि मैं तो बस डूब गया। जाने मैंने क्या कहना चाहा और जाने क्या कह बैठा। अब ध्यान में आता है कि आंसुओं की चिलमन से उसे देखते हुए मैंने कहा था, दीदी, मेरी अच्छी दीदी, मुझे बताइए, प्यार क्या बुरे लोग करते हैं? मुझे याद है मेरी गर्दन झुक गई थी और मेरे गालों पर आंसुओं की लकीरें फैल गई थी। मुझे अच्छी तरह याद है मैंने प्यार का संबंध बुरे लोगों के साथ जोड़कर उससे सवाल नहीं पूछा था। औरत और फिर बुरी औरत तो दूर दूर तक मेरे जहन में नहीं थी, और दीदी तो मेरी अपनी चाहत का रूप थी। मैंने 2-4 लफ्ज़ों में बस इतना कहा था, दीदी तुम कितनी अच्छी हो, बुरे लोगों से तुम्हारा क्या वास्ता। मेरे हाथों को अपने हाथों में थामते हुए उसने कहा, आज मैं हूं और तुम मुझे प्यार करते हो, जब मैं ना रही तब तुम किससे प्यार करोगे? उसने एक सर्द आह भरी और मेरे बालों में अपनी उंगलियां उलझाते हुए कहा, जब कोई होता है तो एक बात होती है, जब कोई नहीं होता तब वो बात रहती है क्या? मैं चुपचाप, उदास और गमगीन, बुझा बुझा सा बैठा रहा। पता नहीं वो मुझसे क्या कुछ कह रही थी, या खुद अपने आप से। मैं एक डॉक्टर की बेटी, खुद एक डॉक्टर, इतनी पढ़ी लिखी, पर ये सब क्या है? क्यों मेरी जान पर बनी है? उसने कहा तो खुद अपने आप से, लेकिन मैंने सुना, साफ तौर पर सुना, दीदी आज आपको क्या हो गया है? मैंने खुद को मायूस आवाज में कहते सुना। वो कांपी, संभली, अपने आप में आई। उसने बारी बारी मेरी हथेलियां चूमना शुरू कर दी। आज मैं हूं और तुम मुझे प्यार करते हो, यही काफी है। आज हैरान होता हूं मैंने कैसे कहा। माया दीदी, जब आप अस्पताल में होती हैं, जब आप अपने कमरे में होती हैं, जब आप सो जाती हैं, जब आप मुझसे दूर होती हैं, जब आप मेरी नज़रों के सामने नहीं होती, जब आप मुझसे पढ़ने को कहती हैं और जब मैं आपसे दूर रहकर रात रात भर पढ़ता हूँ, जब आप मेरे करीब होती हैं, मेरे साथ होती हैं, दीदी मेरे लिए आप हर वक्त होती हैं और मैं हर वक्त आपसे प्यार करता हूँ। मेरी हथेलियों को चूमते हुए उसके गीले होंठ बेहरकत हो गए।
उसने मेरी तरफ देखा, फिर मेरे कंधे पर अपना सर रख दिया, और जब मैं न रही तब मैंने संजीदगी से कहा, हो सकता है तब मैं भी ना रहूं, हो सकता है मैं रहूं, लेकिन दीदी आज ये प्यार, ये चाहत, और कल वो ध्यान, वो तड़प, मेरे ध्यान में तो आप पल पल की तड़प बन जाएंगी। एक वक्त आएगा न मैं रहूंगा न वो तड़प, तब कहीं होगा प्यार का अंत। क्यों दीदी, कितने युग हैं हमारी मुट्ठी में। मेरे रुखसार चूमते हुए उसने जैसे खुद कलामी की, माया देखो अपना करिश्मा, तुम्हारा राजू वक्त से पहले जवान हो गया, उम्र से पहले समझदार बन गया। मुझे झेप ने आन पकड़ा, मैंने गर्दन झुका ली। मैं शांत था, वो मुझे गौर से देख रही थी। उसने कहा, शर्माते क्यों हो और थके थके से क्यों लगते हो। मैं बोल उठा, नहीं तो थकन कैसी दीदी। तो फिर तुम मेरी तरफ देखते क्यों नहीं। मैंने उसकी तरफ आंख भर कर देखा। वही मेरी पीली पीली सी खूबसूरत और जवान दीदी, वही उसके बदन की रानाइयाँ, वही जादू, वही बेकरारी। मैं उसके पास बैठा था, वो मेरे करीब बैठी थी। कौन किससे जुड़ा बैठा था। आज मुझे तोड़ दो राजू, आज खुद टूट जाओ राजू। मेरा माथा तपने लगा, कानों की लवें दहकने लगी, आंखें जलने लगी। जिस्म की भूल भुलैयों में हम हर रास्ता एक साथ तय करेंगे। मैं तुम पर हर भेद खोल दूंगी। मैं तुमसे बड़ी हूं ना, तुम्हारी दीदी हूं ना। उसने मेरे चेहरे को अपने नाजुक हाथों में भरते हुए मेरे प्यासे होंठों पर अपने होंठ रख दिए, और फिर धीरे धीरे चूमने लगी। चूमती रही। मेरी मुट्ठियां भिज गईं, मेरे हाथों में सख्ती आ गई, मेरे बाजू अकड़ गए। उसने मेरे हाथ सहलाए और हौले हौले दो जलते बदनों के बीच अपने पिस्तानों पर रख दिए। अपनी हथेलियों से मेरी छातियां मस लो, अपनी मुट्ठियों में कैद कर लो। जाने कब उसने कहा, जाने कब मैंने सुना, प्यार करने वालों के बीच दीवारें क्यों, कपड़ों की दीवारें क्यों। मैंने डरी हुई आवाज में कहा, दीदी दरवाजा खुला है। उसने मेरे तमतमाते गाल पर हल्का सा प्यार भरा चांटा मारा। पागल है मेरा मर्द। उसने पहली बार मुझे मर्द कहा था, मगर फिर भी दरवाजा तो बंद होना ही चाहिए था ना। मुझे उठाते हुए उसने कहा, चाहो तो दरवाजा बंद कर दो राजू। कोई आया है कभी यहाँ। नौकर तो जुर्रत कर नहीं सकते। डॉक्टर साहब आ गए और उन्होंने कुछ देख भी लिया तो फौरन चुपचाप चले जाएंगे। वो एक डॉक्टर हैं, वो जान जाएंगे हम प्यार के मारों को। यूं भी हमारा प्यार किसी दूसरे की उलझन क्यों, और किसी दूसरे की उलझन हमारी उलझन कैसे। मैं एक कदम तक उठा न सका, हैरत के मारे वहीं उसके पास खड़ा रहा। उसने मेरी पीठ पर हाथ फेरा तो मैं उसके गोरे पांव की तरफ देखते हुए कहने लगा, दीदी प्यार करने वालों के बीच कपड़ों की दीवारें क्यों। उसकी बड़ी मीठी आवाज मुझे सुनाई दी, दरवाजा बंद कर दूं। मैं वहीं उसकी गोद में गिर पड़ा। आप मुझे सजा क्यों नहीं देती। उसने मुझे उठाया, पलंग पर बिठाया और खुद खड़ी हो गई। उसका आंचल फर्श पर गिर पड़ा था। उसने अपने गिरे हुए आंचल की तरफ देखा और मैंने झुककर आंचल अपने हाथों में थाम लिया। वो बिना कुछ कहे धीरे धीरे घूमने लगी और साड़ी मेरे मुतहर्रिक हाथों में चली आई। साड़ी मेरे हाथों में थी और वो हाथ भर की दूरी पर मेरे पास खड़ी थी। उसने कदम बढ़ाकर मेरे बालों में उंगलियां खुबोते हुए कहा, प्रेमिका के बदन से उतरा हुआ हर कपड़ा प्रेमी से मोहब्बत मांगता है। मेरी साड़ी बड़े प्यार से तय करो और कुर्सी पर रख दो। कितनी परेशानियां थी इस काम में। मेरे हाथ जैसे मेरे बस में न थे। पूरी तवज्जो के बावजूद जाने कितना वक्त लग गया। साड़ी कुर्सी पर रखने के बाद धक धक करते दिल से उसकी तरफ देखा। ब्लाउज उसकी बाहों में फंसा पड़ा था, हुक अलग हो चुके थे। उसने मेरी तरफ देखा, फिर गर्दन झुकाकर अपने उभारों को देखने लगी। मैंने बड़ी मुश्किल से बाजू फैलाए और कांपते हाथों से उसके पिस्तानों पर झूलता ब्लाउज धीरे से अलग कर डाला। जाने मुझे क्या हुआ, मैंने आन की आन में मुअत्तर ब्लाउज में अपना मुंह छुपा लिया। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। बड़ी देर तक ब्लाउज में मुंह छुपाए रोता रहा। मेरी तरफ देखो, उसकी आवाज सुनाई दी। बड़े जब्त के साथ मैंने ब्लाउज साड़ी के ऊपर रख दिया और उसकी तरफ देखा। वो तकिए पर सर रखे दराज थी। उसकी जवान मगरूर उठाने अंगिया में बंधी पड़ी थी और रेशमी पेटीकोट ने उसे कमर से घुटनों तक ढांप रखा था। मैं बेचारगी से जैसे उसके खामोश हुक्म का मुंतजिर था। वो मुझे देख रही थी और मैं उसे। आज इतने बरसों के बाद मैं कह सकता हूँ, उस रात की धड़कती तन्हाई में रोशन कमरे की हर शय हमारी नज़रों के तसादुम से सुलग उठी थी। उसने, वो पलंग था या बिस्तर या ओढ़ना बिछौना, जिस्मो जां के लिए अपनी बाहें उठाईं, मेरी जानिब फैलाईं। हाथ खुले, उंगलियां मुतलाशी, बाहें गोल और चपटी या मुतवाजी, ठीक निशाने पर मरकूज। लपकती बाहों की दरमियानी महफूज वसत, या कहूँ उसे मुझ पनाहगीर का दश्ते इम्कां। वो मंजर जो जिंदगी भर का रोग बन जाए,
ऐसा मंजर जिसका भेद किताबों की सर्द गर्म रफाकत भी नहीं खोल पाती। उन बाहों का सूनापन तो एक जादुई बुलावा था, और फिर मैं उन बाहों में था, उनकी कसी हुई गिरफ्त में नर्म नर्म तपिश का खास मेहमान। गर्म गर्म सांसों के दरमियान उसकी मधुर आवाज़ हौले से उभरी। जब बदन एक दूसरे से लिपट जाए तो एक दूसरे को देख नहीं सकते। एक दूसरे को जी भर कर देख लें, एक दूसरे को जी भर कर चूम लें तो लिपट जाने का सुरूर कुछ और ही होता है। उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। उसने मुझे कंधों से थाम कर हौले से उठाया और खुद भी उठकर बैठ गई। फिर दाएं हाथ से मेरी थोड़ी उठाकर उसने मेरी आंखें चूम ली। बोलो, ये अंगिया है या कोई डरबा? इतनी देर तो कोई कबूतरों को भी कैद नहीं रखता। खोल दो, खोल दो ये डरबा और रिहा कर दो इस हसीन और बेकरार जोड़े को। मेरी आंखें बंद थीं। वो मेरी गिरी हुई पलकों पर बारी बारी अपने होठों के फाहे रख रही थी। मेरे हाथ ने उसकी नंगी पीठ सहलाते सहलाते उसकी अंगिया के बंद खोल दिए। पतली सी तनाबें उसकी बाहों से अलग कर दी। मेरी गिरी हुई पलकें, उसके होठों के फाहे। मैंने सुना, ये जो एक रेशमी शामियाना सा बंधा है मेरी कमर के गिर्द, अब तुम बताओ और कौन है जो हटाएगा इसे? मेरे हाथों ने उसका हुक्म माना। एक डोरी और एक गांठ। गांठ जो खुली, डोरी जो हुई ढीली। मैंने जो उठाई पलकें, उसने जो पसारी टांगे, शामियाना हुआ बदन से अलग। तन बदन की आज़ादी और तुम उससे महरूम। इन हाथों की बरकत, तुम हो गया आज़ाद। सचमुच उन हाथों में बड़ी बरकत थी। कपड़ों की दीवारें उन हाथों ने ढा दी, बड़े प्यार से और बिन आवाज़। आवाज़ तो बस मैंने उसकी सुनी, ना कोई उलझन, ना कोई पर्दा। तुम मुझे आंखों में भर लो और मैं तुम्हें। उतार लें ये बदन आंखों में सदा के लिए। वो पलंग की पुश्त का सहारा लेकर सर के पीछे हाथ बांधकर और टांगे पसार कर बैठ गई। मैं लरसती टांगे लटकाए उसके पास बैठा था। उसकी पिंडलियां मेरे कूल्हों को छू रही थीं। मेरी गोद में एक और वजूद की तवानाई, गर्मी हयात बन चुकी थी। मैं उसे आंखों में उतार रहा था। खुले बाल, दमकती पेशानी, गहरी आंखें, तमतमाते रुखसार और मुस्कुराते होंठ। वो गर्दन, वो कंधे, वो बाहें, वो बालों भरी गीली बगलें, बदन के तनासुब से कुछ बड़े पिस्तान, भरे भरे और गोल, पीले पीले से गोरे उभारों की उठानों पर करिश्मे की सूरत फैले हुए कत्थई रंगत के दायरों में जिंदा, ठोस और सर बुलंद सरपिस्ता। मेरी नजरें तो बस वहीं रुक गईं, वहीं ठहर गईं, वहीं की हो रहीं। मैं ये देख ना पाया कि उसकी नजरें मेरा क्या कुछ समेट रही हैं। तब मेरे मुंतजिर कानों ने उसकी आवाज़ सुनी। भर लो मेरे पिस्तानों को अपनी मुट्ठियों में, चूमते रहो मेरे उभारों को, चूस लो रस इन उठानों का, पिघला दो, बहा दो इनमें छुपा बरसों पुराना दर्द। उसकी आवाज़, उसके लफ्ज़, उसका हुक्म, यूं जानो एक कथा कहानी। वो खामोश सियाह सुलगती रात, दो जलते बदन, प्यार की एक अजीब धुन में मगन। वो एक अनमोल लम्स, नेमत है जिसका नाम। एक एक मसाम की बेदारी, एक एक रग की तड़प, एक एक फितने की सख्त जानी, लबों की आंच तले तपती हुई। जब मेरे इस नाकाबिले बयान वजूद की नाकाबिले बर्दाश्त तवानाई उसके भीगे हाथों की रहनुमाई में, उसकी भेदों भरी गोद की गहराई में, उसकी मदद और ताउन के साथ एक जद्दोजहद में ढल गई, तब वो न रही और मैं न रहा। बस जिस्मो जहाँ एक लावे की सूरत फूट बहे और हमें बहा ले गए। सुबह मुंह अंधेरे जब मेरी आंख खुली, मैंने अपना चेहरा उसके पिस्तानों में गुम पाया। वो मेरे बालों में अपनी उंगलियां उलझाए मेरी नींद टूटने का इंतजार कर रही थी। मेरा बदन साकित था, एक मेरा दिल धड़क रहा था और एक मेरी पलकों में हरकत हुई थी। फिर वो जान गई कि मेरी नींद टूट चुकी है। जैसे उसके बाखबर पिस्तान सोती और जागती आंखों के फर्क को खूब पहचानते हों, उसने बड़े प्यार से कहा, अब तुम मर्द से एक प्यारे से बड़े बच्चे बन जाओ, अपने कमरे में जाओ, नहाओ, फिर भरपूर नाश्ता करो, कॉलेज भी तो जाना है तुम्हें। मैंने उसके पिस्तानों को मुट्ठियों में भर लिया था और पिस्तानों के सख्त जान सिरों को बारी बारी चूम रहा था। उसने फिर बड़े प्यार से कहा, अपनी दीदी का कहा नहीं मानोगे? मैंने बेख्तियारी में उसके हाथ थामे और चूम लिए। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उसके हाथ मेरी गोद में थे और वो फितना जो सर उठा चुका था, उसके हाथों की प्यार भरी नरमी और आज महसूस कर रहा था। वो खुद तपने लगा था। उसने बाहें खोली, मुझे उनमें भरा और फिर जैसे मुझे ओढ़ लिया। उसने खुद मुश्तिल फितने को जाए पनाह बख्शी जो एक जलजले की जद में थी। जब जलजला थम गया तो उसने शफकत से मेरा माथा चूमा। अब तो अपनी दीदी का कहा मानोगे? मैंने उसकी तरफ देखा। उसने कहा, तुमसे उठा ना जाए, चला ना जाए, फिर भी तुम कॉलेज जाओगे। पूरे ध्यान से हर लेक्चर सुनना, घर आने के बाद और खाने से फारिग होने के बाद सो जाना, सोते रहना, मैं खुद तुम्हें जगाऊंगी।
दिन भर मैं नींद से लड़ता रहा, थकन से लड़ता रहा। कॉलेज में कानों से जो कुछ सुना ध्यान में रखने का जतन करता रहा। घर लौटा, खाने से फारिग हुआ, कपड़े बदले, पलंग पर लेटा और सो गया। रात के 10 बजे होंगे जब मेरी आंखें खुली। वो पास बैठी मुझे देख रही थी। उसकी उंगलियां हौले हौले मेरी छाती में हल्की सी गुदगुदी पैदा कर रही थी। मैं मुस्कुरा दिया। मैंने देखा टिपाई पर दूध भरा गिलास रखा है और एक तश्तरी में नाशपाती और सेब के कतले पड़े हैं। उसने कहा, उठो, मुंह पर छेंटे मारो और कुछ खा पी लो, फिर सो जाना। मैंने कहा, नहीं दीदी। अच्छा पहले उठ तो पड़ो, बाकी बातें बाद में। गुस्ल खाने से आने के बाद मैंने फल खाए, दूध पिया। उसने कहा, राजू, मुझे कुछ सिडनी कार्ल्टन के बारे में बताओ। मेरे मुंह से निकल गया, दीदी ये भी कोई बात हुई। उसने नरमी से कहा, नहीं राजू, क्या तुम चाहोगे कि तुम बीमार पड़ जाओ और तुम्हारी दीदी को दुख हो? मैं चुप रहा। उसने कहा, लेट जाओ राजू, मैं तुम्हारे पास बैठी हूँ, कुछ बात करूँ। जब तुम्हें नींद आने लगे तो सो जाना। जब तुम सो जाओगे मैं भी तुम्हें देखते देखते यहीं तुम्हारे साथ सो जाऊंगी। क्यों, ठीक है ना? तुम यही तो चाहते हो कि तुम्हारी दीदी तुम्हारे पास रहे। देखो मैं तुम्हारे पास हूँ और सुबह जब तुम्हारी आंख खुलेगी तुम मुझे अपने पास पाओगे। अब मुझे बताओ, वो एक पल, धड़ से गर्दन अलग होने से पहले का वो पल, उस पल सिडनी कार्ल्टन के जहन में क्या था? उस पल क्या उसकी प्रेमिका उसके ध्यान में थी? उस पल क्या मौत के तमाशाइयों के कहकहे और आवाज़ें उसका वक्त बर्बाद कर रहे थे? उस पल की हकीकत क्या थी? उस पल का सच क्या था? मुझे याद है, मैं कुछ भी न कह पाया था। मुझे याद है उसकी छलकती आवाज़ के तिलिस्म में मैंने उस एक पल को गुजरते देखा और फिर उधर सिडनी कार्ल्टन की गर्दन धड़ से अलग होकर गिरी, इधर मेरा सर नींद की आगोश में लुढ़क गया। सुबह सवेरे जब मुझे होश आया मैंने उसे अपने बिस्तर पर ही देखा। वो रात भर मेरे पास रही थी, मेरे नज़दीक और मुझसे दूर। वो तरोताज़ा नज़र आ रही थी और मैं खुद को ताज़ा दम महसूस कर रहा था। मैं कोहनियों के बल ज़रा सा उठा और उसकी मुस्कुराती आंखें देखकर मैंने कहा, दीदी आप कितनी अच्छी हैं। टालने का सलीका तो कोई आपसे सीखे। उसने मेरे चेहरे को अपने हाथों में भर लेने के बाद कहा, सिडनी कार्ल्टन के पास तो बस पल भर की मोहलत थी, हमारी मुट्ठी में तो पूरी ज़िंदगी है। मैं जब्त कर सकती हूँ, खुद को मार सकती हूँ, लेकिन तुम्हें निढाल और बुझा बुझा सा नहीं देख सकती। देखो ना तुम कितने जानदार लग रहे हो। मैं उससे लिपट गया। तब मैंने जाना कि रात मेरे सोने के बाद उसने अपना लिबास बदला था। एक नाइटी उसके बदन पर थी। मैंने लेटे लेटे उसे कुछ उठाकर नाइटी उसके बदन से अलग करना चाहिए तो उसने कहा, नहीं राजू नहीं, तुम्हें कॉलेज जाना है। मैं नहीं चाहती मेरा जवान बच्चा उजड़ा उजड़ा सा नजर आए। उसने एक सब्र के साथ मुझे अपने बदन से जुदा किया और खड़ी हो गई। दरवाजे के पास पहुंचते ही वो रुकी। तुम्हें याद है ना कल सवेरे मैंने तुमसे क्या कहा था? फिर वो मेरे कमरे से चली गई। वो कितनी दूर थी, वो कितनी पास थी। मुझे उठना था, तैयार होना था और कॉलेज जाना था। 3 बजे के करीब घर वापस पहुंचा तो कमरे में पलंग पर तकिए के ऐन ऊपर धारियों वाले पेपर वेट के नीचे एक रुका पड़ा हुआ देखा। लिखा था, राजू आज शाम अस्पताल में कुछ देर हो जाएगी, इंतज़ार मत करना, पढ़ने में मन लगाना, नींद आए तो सो जाना। सुनो, कैथरीन दी ग्रेट एक ख़त में वॉल्टेयर को क्या लिखती है, Men make love more intensely at 20, but make love better, however, at 30. तुम तो अभी 20 के भी नहीं हुए, दीदी। बहुत देर तक मैं सोचता रहा कि उसने माया क्यों ना लिखा, दीदी क्यों लिखा। माया बड़ा खूबसूरत नाम है, दीदी भी कम खूबसूरत नाम नहीं। हो सकता है कोई बेमानी उलझन मिटा डालने की गरज से आपने दीदी लिखा हो। दीदी आप सचमुच ग्रेट हैं। मैंने कागज़ के उस पुर्जे पर अपने हाथ से लिखा, दीदी आप सचमुच ग्रेट हैं। आपने दस्तखत किए, तारीख डाली, वक्त दर्ज किया। फिर मैंने बेशकीमत कागज़ का वो पुर्जा उस फाइल में रख दिया जो मुझे बहुत अजीज़ थी और जिसमें मेरी ज़ात से मुताल्लिक़ हर दस्तावेज़ महफूज पड़ी थी। फाइल को स्टील की अलमारी में रखने के बाद मैंने कपड़े बदले, हाथ मुंह धोया और पलंग पर गिर सा पड़ा। ज़रा सी भूख लगी थी लेकिन जी ना चाहा कि किसी से कुछ कहूँ, खाने को कुछ मांगूँ। किताब खोली पर नज़रें टिक न सकी। रोशनदान के मैले शीशे के उस तरफ मुंडेर पर बैठी चिड़िया को देखता रहा। चिड़िया उड़ गई तो फिर किताब खोलकर बैठ गया। अभी कुछ पन्ने ही पढ़ पाया था कि नींद का झोंका आ गया। किताब बंद की और सो गया। नींद खुली तो शाम हो चुकी थी। ड्राइंग रूम में बैठकर चाय पी और पनीर के 2-4 पकोड़े खाए। फिर 2-4 मैगजीन सरसरी तौर पर देखे। अपने कमरे में वापस आने के बाद देर तक रेडियो सुनता रहा। जी भर गया तो रेडियो बंद करने के बाद कमरे में टहलता रहा। धीरे धीरे उठते कदम गिनना शुरू किए तो कदम ही गिनता रहा। कदम गिनते गिनते दीदी के कमरे तक जा पहुंचा। पल भर को रुका और लौट आया।
तकिए के ऐन ऊपर धारियों वाला पेपर वेट जूं का तूं रखा था। उंगलियों में थाम कर, हाथ घुमाकर पेपर वेट की गहरी नीली धारियां देखता रहा। थक गया तो पेपर वेट वहीं रख दिया और डाइनिंग रूम में चला गया। डाइनिंग टेबल पर बैठा तो बिना सोचे समझे धीरे धीरे जाने क्या क्या खाता रहा। पेट ठसाठस भर गया तो थके हुए कदमों के साथ कमरे में लौट आया और बिस्तर पर गिरते ही सो गया। आंखें मलते हुए उठा तो अच्छी खासी धूप फैल चुकी थी। काफी देर तक बाथरूम में आईने के सामने खड़ा रहा और अपना चेहरा देखता रहा। पिछली शाम और रात का कोई नक्श चेहरे पर नजर ना आया। मुंह हाथ धोए, दांत साफ किए, सुबह के बंधे बंधाए अमल से फारिग होने के बाद चाय मंगवाई। पानी के 2 बड़े घूंट पिए जो हमेशा की तरह अच्छे लगे। चाय पी तो जी खुश हो गया। कमरे से बाहर निकला तो आप से आप पता चल गया कि सब लोग घर पर हैं। सब लोग यानी माया और डॉक्टर खरे। सब लोग यानी हम 3 जने। माया के कमरे में पहुंचा। वो सो रही थी। चुपचाप कुर्सी पर बैठ उसे सोता देखता रहा। वो सो रही थी, मैं उसे देख रहा था। कितना अच्छा लग रहा था। छुट्टी का वो दिन कितना अच्छा था। बहुत देर के बाद वो जागी। करवट बदल के उसने मुझे देखा। फिर जैसे कुछ याद करते हुए वो मुस्कुराई और उसने कहा, आज मैं तुमसे ये पूछूंगी कि क्यों बैठे हो। मैंने भी कुछ याद किया और सोचकर जवाब दिया, दीदी आपने ये क्यों नहीं पूछा कि कब से बैठे हो। उसने मेरे चेहरे पर निगाहें जमा कर कहा, इधर आओ, मेरे पास बैठो। मैं उठा और उसके पास जा बैठा। मेरा हाथ थाम कर वो बोली, तुम अब भी बिल्कुल वही पुराने पागल हो। मैं बेख्तियार उससे लिपट गया। दीदी। उसने अपने बाजुओं के हल्के में मुझे समेट लिया। जब उसकी गिरफ्त सख्त होने लगी तो मैंने कहा, दीदी डॉक्टर साहब घर पे हैं। उसने बड़ी सख्ती के साथ मुझे भींच लिया। मेरे होंठ चूमने के बाद उसने कहा, आज के बाद तुम अपनी दीदी को नाराज नहीं करोगे। अगर डॉक्टर साहब घर पर हैं तो तुम कुर्सी ही पर क्यों ना बैठे रहे, यहाँ पलंग पर क्यों आए, मुझसे लिपट क्यों गए। मैं चुप रहा। उसने फिर कहा, राजू मेरे बच्चे, तुम इतने समझदार हो, फिर ऐसा बुरा ख्याल क्यों। मैं बोल उठा, मुझे क्या हो जाता है दीदी। उसने मेरे गाल सहलाते हुए कहा, राजू तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। मैंने उसके पिस्तानों को मुट्ठियों में भरा था तो उसने कहा, नहीं राजू, डॉक्टर साहब घर पर हैं। मैं एक झटके से अलग हो गया। वो हंस पड़ी। डॉक्टर साहब घर पर हैं तो हम एक साथ खाना खाएंगे। नाश्ते का वक्त तो निकल चुका है। अभी मुझे बाथरूम में जाना है, दांत साफ करने, नहाना है। अरे तुम तो अभी तक नहाए भी नहीं। जाओ और अपना तौलिया ले आओ, आज मैं तुम्हें नहलाऊंगी। मैं झेप गया। ये तुम झेप क्यों जाते हो। उसकी खनकती हुई आवाज़ मुझे सुनाई दी। अच्छा जाओ नहाओ और बन सवर कराओ, फिर एक साथ खाना खाएंगे। नहाने के बाद, बाल बनाने के बाद, अच्छे कपड़े पहने जब ड्राइंग रूम में मैं पहुंचा तो माया वहां नहीं थी। मुझे फौरन पता चल गया कि डॉक्टर खरे बिना खाना खाए जा चुके हैं। माया ने जब डाइनिंग रूम में कदम रखे तो पूरा कमरा दूधिया रोशनी से धुल गया। लग रहा था कि उसने नहाने के बाद भीगे बदन ही पर कपड़े पहन लिए थे। सफ़ेद बेदाग और महीन कपड़े का ढीला ढाला ब्लाउज उसके कंधों, उभारों और पेट के ऊपरी हिस्से को कुछ यूं ढांपे हुए था जैसे ढांपने का अमल कपड़ों से बेनियाजी के सिवा और कुछ न हो। उसी कपड़े की ओढ़नी उसने ओढ़ रखी थी। ओढ़ क्या रखी थी, यूं जानिए कि वो तो उड़ते उड़ते किसी कशिश के तहत उन गोरे कंधों पर आन पड़ी थी। नंगी और कोमल बाहों का हुस्न, नंगी और कोमल बाहों का हुस्न उस हसीन बदन से जर्रा भर जुदा न था। पेटीकोट की रंगत और भूमिका ब्लाउज और ओढ़नी से मेल खा रही थी। भीगे बदन का वो ढीला लिबास यहाँ वहाँ बदन के साथ चिपक गया था और यहाँ वहाँ लिबास पर बदन का रंग चढ़ गया था। उफ, रानों की वो गोलाइयाँ, पिल्लियों की गोल सख्तियाँ, भरे भरे कूलों का गुदास, पतली कमर का लोच, जोबनों का उभार, कंधे और गर्दन, होंठ और नाक, आंखें और भवें, माथा और कान, खुले गीले बाल, फिर बदन से निकलती एक आँच, एक महक। मुझे अच्छा भला खाना बिल्कुल अच्छा ना लग रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से निवाले हलक से नीचे उतार रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा। वो बड़े सलीके से धीरे धीरे पूरी लज्जत के साथ खाना खा रही थी, जैसे दुनिया भर के तमाम जायके उस थाली में, उन कटोरियों में सिमट आए हों और वो उन्हें अपने वजूद में समो रही हो। उसने नीची नज़रों के साथ पुचकारती हुई आवाज़ में कहा, राजू पूरे ध्यान से और पेट भर कर खाना खाओ। जब हम हाथ मुंह साफ कर चुके तो उसने कहा, कॉफ़ी हम कमरे में पियेंगे, आओ। मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कमरे में पहुंचकर वो पलंग की पुश्त का सहारा लेकर नीम दराज सूरत में बैठ गई। मैं ज़रा फासले पर कुर्सी पर बैठ गया। वो खामोश थी, मैं खामोश था। कॉफ़ी भी हमने खामोशी ही के आलम में पी। अच्छा राजू, उसने कहा, डॉक्टर साहब तो घर पर नहीं है अब। मैंने बेचारगी से उसकी तरफ देखा। चलो ये बताओ, कल शाम तुम क्या करते रहे। मैं चुप रहा। अच्छा मुझसे पूछो, कल शाम मैं क्या करती रही। मैं चुपचाप बहुत देर तक उसकी तरफ देखता रहा। वो बोली,
कल दिन भर मेरा एक मरीज जिंदगी और मौत के दरमियान तड़पता रहा। मुझसे जो बन पड़ा मैंने किया। थक गई, टूट टूट गई, पर लगी रही, जुटी रही। मौत को तो न टाल सकी, लेकिन कोशिश मैंने पूरी की। और तुम हो कि तुमने जिंदगी की एक शाम ज़ाय कर दी, एक बेमानी इंतज़ार में। तुम जानते थे कि मैं अस्पताल में हूँ, फिर इंतज़ार काहे का? तुमने मेरा रुका पढ़ा था ना। जानते हो, मैंने अस्पताल से एक आया के हाथ भेजा था। अगर इसी तरह पढ़ने लिखने में तुम्हारा मन न लगा तो फिर तुम्हारी दीदी और एक बुरी औरत में क्या फ़र्क रहा? मैं तो बस टूट गया। आपसे आप उठा और बेख्तियार होकर उसके पैरों में सर रखकर रोने लगा। रोता रहा, उसके पैरों को चूमता रहा, न जाने कब तक। इसी आलम में मुझे उसकी जादुई आवाज़ सुनाई दी, बस बस, तुमने तो मेरे पैर आंसुओं से धो डाले हैं। कल की मौत तो हो गई कल के साथ, मेरी ज़िंदगी तो मेरे आज के हाथ में है। राजू, तुम मेरा आज हो। राजू, मुझे अपनी बाहों में भर लो, मेरे गले लग जाओ। मैंने सर उठाया और उसकी जानिब देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। मैंने बढ़कर उसके गले में बाहें डाल दी और उसकी आंखें चूम ली। उसके हाथ मेरी पीठ सहलाने लगे। मैंने उसके कंधे पर सर रख दिया। मेरे हाथ उसके पिस्तानों को मसलने लगे तो उसने मेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, नहीं राजू, इस वक्त कोई शरारत नहीं, बस सो जाओ। खाने के बाद थोड़ा सा सोना चाहिए ना। मैं सो गया। मुझे पता नहीं कि वो सोई थी या नहीं। जब मेरी आंख खुली वो बाथरूम में थी और शाम गहरी हो चुकी थी। मैं पलंग पर पड़ा रहा। बाथरूम से कमरे में आते ही उसने कहा, तुम सो रहे थे, चाय मैंने अकेले ही पी ली। मैंने कह दिया है कि रात को हम बहुत हल्का खाना खाएंगे। अब तुम उठो, आंखों पर छींटे मारो, आदमी बनो। मैं चुपचाप उठा और बाथरूम में चला गया। आंखों पर छींटे मारे, उसके तौलिए से मुंह पोंछा, आईने में चेहरा देखा और कमरे में लौट आया। वो कुर्सी पर बैठी हुई थी, मैं पलंग पर बैठ गया। राजू, आज का दिन तो बीत गया, तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ हमने ये दिन कैसे गुजारा। हमारी ज़िंदगी में आज का दिन कोई कारनामा नहीं कि हम उसे उंगलियों में थाम सकें, आंखों के सामने घुमा फिरा सकें, परख सकें। लेकिन जब कभी तुम आज के दिन को ध्यान में लाओगे, तुम्हें यही महसूस होगा कि तुमने आज का दिन गंवाया नहीं था। मैंने बड़ी धीमी आवाज़ में कहा, दीदी, दिन तो क्या, मुझे आज का एक एक पल याद रहेगा। वो मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन राजू, अभी पूरा दिन कहाँ गुजरा है, रात तो अभी बाकी है। मैं झेंप गया। वो हंस पड़ी। राजू, मैं इसी तरह झेंप जाती थी और वो इसी तरह हंस पड़ते थे। कौन दीदी, कौन? मैं यकायक बेचैन हो उठा। वो आहिस्ता आहिस्ता कमरे में टहलने लगी। मैं दम साधे उसकी तरफ देखता रहा। टहलते टहलते, कुछ सोचते सोचते वो मेरे पास आकर रुक गई। उसने मेरा सर, मेरा चेहरा अपने हाथों में भर लिया। फिर मेरा चेहरा अपने उभारों में दबाते हुए बड़ी शफकत से बोली, बताओ मुझे, मैंने क्या कहा है? मैं चुप रहा। मैं कि उसके उभारों की नर्म आंच में गुम था, क्या कहता। उसने मेरे चेहरे को अपने हाथों में भरे भरे जरा ऊपर की तरफ उठाया, कदरे झुकी और मेरी आंखों में झांकते हुए बोली, बोलो, मैंने क्या कहा था? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। मैं बड़ी मुश्किल से कह सका, आपने कहा था आप इसी तरह झेप जाती थीं और वो इसी तरह हंस पड़ते थे। उसने फौरन पूछा, फिर तुम बेचैन क्यों हो उठे? एक पल में सारी बात मेरी समझ में आ गई। मेरा जी चाहा कि अपना सर फोड़ लूं। मेरी बेचैनी में हसद और जलन का जज्बा क्यों और कैसे शामिल हो गया था। मैंने नजरें झुका ली। मेरा माथा चूमने के बाद वो फिर टहलने लगी। मैंने संभल कर बड़े जब्त के साथ पूछा, दीदी, कौन थे वो? वो रुक गई। मैंने देखा उसके होंठ पल भर को कांपे। उसके बदन में हल्की सी लर्जिश पैदा हुई। फिर वो संभल गई। मेरे पास पलंग पर बैठते हुए और मेरे हाथों को अपने हाथों में थामते हुए उसने कहा, राजू, उनका नाम था गौतम। बहुत देर तक खामोश रहने के बाद उसने कहा, जमाने गुजर चुके हैं, पर जैसे कल की बात हो। वो मुझसे मिलने इसी बंगले की तरफ आ रहे थे। रास्ते ही में उनकी मोटरसाइकिल एक स्टेशन वैगन के साथ टकरा गई। वो ना रहे राजू, वो ना रहे। मैंने महसूस किया मेरे हाथों पर उसके हाथों की गिरफ्त सख्त हो गई है। मैंने ये भी महसूस किया कि वो यकायक बुझ सी गई है। मैं उसे उदास पाकर खुद उदास हो गया। मुझे उदास देखकर जैसे उसने अपनी उदासी झटक दी, झाड़ दी। नहीं राजू, मैं तुम्हें कभी उदास देखना नहीं चाहती और पूरी जिंदगी में वादा करो तुम कभी उदास ना होगे। मैंने गौतम से प्यार किया, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। गौतम नहीं रहे और तुम हो। एक के ना होने और दूसरे के होने के बीच तुम्हारी दीदी खड़ी है। सब दुख और सारी उदासियां तुम्हारी दीदी झेल चुकी है, झेल सकती है। गौतम ने मुझसे प्यार किया, भरपूर, अटूट। ना वो कभी उदास हुए, ना मुझे कभी उदास होने दिया। मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो, भरपूर, अटूट। तुम कभी ना चाहोगे कि मैं उदास हो जाऊं। लेकिन राजू, जब तुम मेरी जिंदगी में आए या जब मैंने जाना कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में ले आई हूँ, उससे एक जमाना पहले मैं उदासी के सागर में डूब चुकी थी।
उसकी आवाज़ में वो संजीदगी और गहराई थी जो सच का रूप और रोशनी होती है। गौतम कहा करते थे कि प्यार, तालीम और तरबियत भी तो है। राजू, इसी नाते मैं तुम्हें अपने बीते दिनों के बारे में बता रही हूँ। जब तुम मेरी ज़िंदगी में आए, तुम छोटे से बच्चे थे और मैं थी एक जवान औरत। गौतम, जब मेरी ज़िंदगी में आए, वो एक मंझे हुए आदमी थे और मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा ही था। उन दिनों में चिड़िया की तरह उड़ा करती थी और गिलहरी की तरह फुदका करती थी। गौतम ने मुझे इतना प्यार किया, खुद मेरे अंदर छुपी हुई चाहतों के इतने भेद खोले कि मैं उड़ना भूल गई। फुदकना मुझे याद न रहा, बस आनंद की अनजानी सीमाएं थीं और गहरी सोच। राजू, आज मैं जो कुछ भी हूँ, सब गौतम की गहरी सोच का नतीजा है। जिंदगी एक प्यार भी और एक मकसद भी। अब यही देखो, डॉक्टर साहब सब कुछ जानते थे और खुश थे, इसलिए कि हमने न कभी कुछ छुपाने की कोशिश की और न कभी झूठ बोला। सच कहता हूँ, उसका एक एक लफ्ज़ मुझे अच्छी तरह याद है। हम शादी कर सकते थे, लेकिन न कभी हमने सोचा, न कभी ध्यान ही आया। फिर जिंदगी तो अभी पूरी बाकी थी। क्यों राजू, जिंदगी अभी पूरी बाकी है ना? मैंने धीरे से कहा, दीदी, जिंदगी कितनी बाकी है ये तो मैं नहीं जानता। हाँ, ये ज़रूर महसूस करता हूँ कि आपके बिना मेरी ज़िंदगी का कुछ मतलब नहीं। उसने कहा, यह तो हुआ प्यार, पर ज़िंदगी मकसद भी तो है। मैंने जवाब दिया, दीदी, मैं जी जान से कोशिश करूँगा कि आप मुझसे कभी मायूस ना हो। उसने पूछा, और अगर मैं न रही तो? मैं तकरीबन चिल्ला उठा, दीदी। वो बेरहमी से बोली, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। मैंने बड़े ज़ब्त के साथ कहा, आप हर पल मेरी यादों में रहेंगी और मैं अपना वादा कभी नहीं भूलूंगा। उसने एकदम मुझे अपने बाजुओं में भर लिया और बेतहाशा मेरा माथा चूमने लगी। मैंने डरते डरते पूछा, दीदी, वो हादसा कब हुआ था? उसने एक नज़र मुझे देखा और कहा, अभी अंकल जंग पर नहीं गए थे और तुम हमारे यहाँ नहीं आए थे राजू। अंकल को गौतम की मौत से बहुत सदमा पहुंचा था। वो हर शाम यहाँ आते, घंटों मेरे पास बैठते, मेरा गम बांटते, फिर उन्हें जंग पर जाना पड़ा। और उसने मेरी तरफ देखा। उसने पहली बार मेरे वालिद का जिक्र किया था। कभी कभी मेरे जहन में सवाल उठता है कि मरते वक्त अंकल क्या सोच रहे थे। मैंने कहा, वो एकदम हलाक हो गए थे, उन्हें कुछ सोचने का मौका कहाँ मिला था। उसने कहा, गौतम को भी सोचने का कोई मौका ना मिल सका। मैं चुप रहा। यकायक उसने कहा, राजू, राजू, तुमने ये क्यों नहीं पूछा कि मैंने तुमसे ही क्यों प्यार किया? मैं क्या पूछता? ये क्या कम था कि वो मुझसे प्यार करती है? मैं चुप रहा। उसने कहा, जब अंकल हलाक हो गए तो मैंने जाना कि हमारा दुख साझा है। फिर मैंने महसूस किया कि तुम्हारे अंदर एक गौतम छुपा है। बस मुझे तुमसे प्यार हो गया। तुम मेरे गौतम हो, मैंने खुद से कहा था। उस गौतम ने तुम्हें संवारा था, इस गौतम को तुम संवारो। उसकी आवाज़ में दर्द भी था, सुकून भी। राजू, प्यार में कुछ छुपाते नहीं और मैं कुछ छुपाऊंगी भी नहीं। गौतम के बाद तुम हो जिसने मेरे बदन को छुआ है, चूमा है, प्यार किया है। ये मैं ही थी जिसने तुम्हें अपने बदन की राह दिखाई। राजू, तुम मुझे बुरी औरत तो नहीं समझते? मुझसे रहा ना गया। मैं ज़रा ऊंची आवाज़ में कह बैठा, अगर आपने ऐसी बात कही तो मैं जान दे दूंगा। उसे एक पल में जाने क्या हुआ कि उसका हाथ उठा और एक ऐसा भरपूर तमाचा मेरे मुंह पर आन पड़ा कि मेरे कान बजने लगे। दर्द और हैरत के मिले जुले एहसास के साथ मैं संभला और मैंने उसकी तरफ देखा। हमारी नजरें मिली तो उसने आगे बढ़कर मेरा तमतमाया हुआ चेहरा अपने हाथों के कमल में समेट लिया। कैसे निकली ये गलीज बात तुम्हारे मुंह से? कैसे कही ये घिनौनी बात तुमने? उसकी आवाज़ एक कमज़ोर और ज़ख्मी चीख थी। मुझे माफ़ कर दो दीदी, मैं और कुछ न कह सका। अपने गर्म होठों से मेरे गाल चूमने के बाद उसने कहा, तुम सचमुच मुझे प्यार करते हो? मैंने कहा, दीदी, जब आप खुद को औरत कहती हैं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं जानता हूँ आप एक औरत है, मैं ये भी जानता हूँ औरत क्या होती है, लेकिन ये औरत लफ्ज़ आप पर जचता नहीं, सचता नहीं। ये लफ्ज़ छोटा पड़ जाता है। आप इस लफ्ज़ से बहुत बड़ी हैं और जब आप खुद को बुरी औरत कहती हैं तो मेरा सर घूम जाता है, मुझे कुछ हो जाता है। इस घर में कोई औरत या बुरी औरत नहीं रहती। इस घर में मेरी दीदी रहती है और मैं अपनी दीदी के साथ रहता हूँ। यही मेरा घर है, यही मेरी ज़िंदगी है। मेरी आंखें भर आईं। मेरा चेहरा उसके हाथों के कमल में कांप रहा था। आंखों की रोशनी आंसुओं ने धुंधला दी थी। मैं उसके कंधे पर सर रखकर रोने लगा। उसने मेरे बालों को अपनी उंगलियों में उलझाते हुए मेरा चेहरा अपने उभारों में छुपा लिया। मैंने रोते रोते कहा, दीदी, मुझसे कभी अलग ना होना, मुझे कभी अलग ना करना। उसने अपनी बाहें मेरे गिर्द बांधते हुए कहा, इस बंधन को सिर्फ एक चीज़ तोड़ सकती है और वो है मौत। मौत से लड़ा जा सकता है पर उस पर हमारा इख्तियार नहीं। हाँ, हमारा वक्त हमारे इख्तियार में है। उठो, सुबह से इन कपड़ों में यूं बैठे हो जैसे हमें कहीं बाहर जाना है। जाओ और कपड़े बदल कर आ जाओ। उन्हें कहते हुए जाना कि खाना हम इसी कमरे में खाएंगे। मैं उठा,
किचन में जाकर खाने के बारे में कहा, फिर अपने कमरे में पहुंचकर मुल्हका बाथरूम में साबुन मलमल कर अच्छी तरह मुंह हाथ धोया, ढीला ढाला नाइट सूट पहना और उसके कमरे में लौट आया। साफ दिखाई दे रहा था कि वो मुंह हाथ धो चुकी है। पानी की बूंदों से उसकी ओढ़नी और ब्लाउज कुछ कुछ भीगे हुए थे। वो पलंग पर बैठी हुई थी और उसके सामने छोटी सी मेज पर खाना चुना रखा था। मैं कुर्सी पर बैठने के बजाय उसके साथ उससे जुड़कर पलंग पर बैठ गया। उसकी हिदायत के मुताबिक बहुत हल्का सा खाना तैयार किया गया था, टमाटर का सूप, टोस्ट और मक्खन। सिके हुए टोस्ट पर मक्खन लगाते हुए उसने कहा, सुबह खाना बहुत लजीज था, तुम्हें अच्छा क्यों ना लगा? पहले तो मैं ज़रा झेपा, फिर मैंने कह दिया, भीगे बदन उस लिबास में आप इतनी अच्छी लग रही थी कि मुझे और कुछ भी ना अच्छा लगा। उसने कहा, और अब? लिबास तो अब भी वही है। हाँ, मेरा बदन भीगा हुआ नहीं है। मैं कुछ देर खामोश रहा, फिर मैंने कहा, अच्छी तो आप इस वक्त भी लग रही हैं। सुबह और अब रात में फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं दिन भर आपको इस लिबास में देखता रहा हूँ। वो मुस्कुराने लगी, तो तुम बातें बनाना सीख गए हो, लेकिन राजू अभी तो तुम 20 बरस के भी नहीं हो। मेरे मुंह से निकल गया, दीदी मुझे तंग क्यों करती हैं? वो हंस पड़ी। सच कहता हूँ, मैंने बड़ी हिम्मत से कहा, दीदी आज रात चाहे सिडनी कार्ल्टन की मुंडी धड़ से अलग हो जाए, पर मैं नहीं सोने वाला। उसने सूप की खाली प्लेट एक तरफ खिसकाते हुए कहा, ये रत जगह का इरादा किस लिए? मैं सचमुच झेप गया। उसने जैसे पुचकारा, झेपते क्यों हो, साफ साफ कहो। मैं चुप रहा। वो बोली, सिडनी कार्ल्टन की मुंडी धड़ से अलग हो जाए या धड़ पर तनी रहे, नींद तो आ ही जाएगी। मैं तेजी से बोल उठा, जब आएगी तब की तब देखेंगे। हम खाने से फारिग हो चुके थे। वो उठी, उसने मेज उठाकर दीवार के साथ रखी और फिर कुर्सी पर बैठ गई। मैं पलंग पर बैठा रहा और उससे तकता रहा। उसने कहा, चलो मान लिया कि तुम्हारी आंखों में नींद नहीं है, अगर मैं कहूं कि मुझे नींद आ रही है तो? मैं झट से बोला, एक तो आपने अगर कहा है, दूसरे आप कुर्सी पर ना बैठती बल्कि पलंग पर लेट जाती। उसने कहा, यह भी कोई बात हुई भला? मैंने संजीदगी से कहा, अगर आप सोना चाहती हैं तो सो जाएं, मैं आपको देखता रहूंगा। राजू, यह भी एक चाहत का रूप है। उसकी आवाज़ बड़ी गहरी थी। मेरे पास बैठते हुए उसने कहा, राजू, चाहत का ये रूप बरसों मेरी जिंदगी का इंतजार बना रहा। तुम नींद में गुम होते थे और मैं चुपचाप बैठी तुम्हें देखती रहती थी। वो चुपचाप मेरे पास बैठी मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। मैं जज्बात भरी मध्यम आवाज में बोला, आपने कहा था, तुम जब कभी आज के दिन को ध्यान में लाओगे तुम्हें यही महसूस होगा कि तुमने आज का दिन गंवाया नहीं। दीदी, मैं सच कहता हूँ, आज का दिन मेरी जिंदगी का यादगार दिन है। उसके होठों पर और आंखों में एक मकनातीसी कशिश थी, जैसे आपसे आप कुछ हो गया हो। मेरे गाल थपथपाते हुए वो बोली, मैंने ये भी कहा था कि अभी पूरा दिन कहाँ गुजरा है, रात तो अभी बाकी है। उसकी आवाज़ में एक लपक थी, एक हुस्न बेपनाह, एक भरपूर मोहब्बत, एक यादगार दिन की उम्मीदों भरी रात। कौन जाने और किसे खबर कि मैं उसकी बाहों में था या वो मेरी बाहों में थी। उसने मेरा माथा चूमा, आंखें चूमी, कानों की लवें चूमी और फिर होंठ चूमे। उसके सुलगते होठों का लम्स जैसे पल पल रात की गहराई में डूब जाने का अमल हो। मैंने उसकी ओढ़नी अलग की। वो टांगें फैलाकर सर के नीचे तकिया जमाकर चित हो गई। फिर उसने बाहें उठाई, हाथ बांधे सर के नीचे दबा लिए। नंगी और गोरी बाहों का वो अंदाज, कोहनियों के वो मोड़, बगलों के वो भूरे बागीचे, खुले और ढीले ब्लाउज में आज़ाद पिस्तान और उनकी मगरूर उठाने। उसने आंखें मीच ली। मैं अपने बदन में दौड़ती सरसराहटों के साथ उसे देखता रहा। उसके होठों में एक हल्की सी जुम्बिश पैदा हुई। मुझे चूमो, मेरे होठ। मैंने अपने हाथों में उसका चेहरा भरा, झुका और उसके कांपते होठों पर अपने होठ रख दिए। मैं उन होठों को चूम रहा था और महसूस ये हो रहा था कि वो होठ मुझे चूम रहे हैं। मेरे हाथ मुझसे पूछे बिना उसके उभारों तक जा पहुंचे थे और लग ये रहा था कि उसका हाथ सर के बोझ तकिए पर डालकर मेरे हाथों को उन उठानों तक ले गए हैं। मैं बेतहाशा उसके होंठ काटने लगा, उसके पिस्तान नोचने लगा। नहीं राजू, जल्दी काहे की, तेजी कैसी, वहशत अच्छी नहीं। मेरी छातियां मत नोचो, दुखने लगी हैं, उन्हें प्यार से चूमो। ये तुम कब तक बैठे रहोगे? लेट जाओ, फैल जाओ कि तुम्हें ओढ़ सकूं। इससे पहले कि मैं फैल जाता, इससे पहले कि वो मुझे ओढ़ लेती, उसने आंखें खोल दी और उठ बैठी। चाहत की सीमाओं का कोई अंत नहीं। जब आंखें सुनने लगे, जब कान सूंघने लगे, जब नाक देखने लगे, जब उंगलियों के लम्स और जबान के जायके में कोई फर्क न रहे, वो बोल थे, लज्जतों के निशान थे या बारिश की नर्म बूंदें जो वजूद में छुपी बेकरारी को जगाती हैं, तेज कर देती हैं। मुझे पता भी न चला कि मेरे बदन पर कपड़ों लत्तों जैसी चीजें नाम तक को न थीं। उन हाथों का करिश्मा किसने देखा, किसने जाना? ये भी उन हाथों ही का करिश्मा था।
कि उसका अपना बदन भी कपड़ों के बराए नाम और बेमानी बंधन से मुक्त हो चुका था। उसने मुझे ओढ़ लिया, मैंने उसे ओढ़ लिया। हम ना रहे। कौन सा हाथ किसका था, उस हाथ की पहुंच कहाँ तक थी, कौन से होठ किसके थे, उन होठों ने कहाँ कहाँ पड़ाव डाला, कौन सा अंग कब खुला, कौन सा रंग कब बिखरा, हड्डियां कब चीखीं, खून कब उबला। मैं बह चुकी हूँ राजू, बह रही हूँ। फूट पड़ो राजू, फूट बहो। सख्त जामिद वक्त के सयाल और शदीद बहाव में ऐसा अजियतनाक सुकून था जो जिंदगी भर एक तलब बना रहता है और जो मुझ गरीब के अल्फाज की पकड़ से बाहर है। अगर मैं ये कहूँ कि जब मेरी नींद खुली सुबह हो चुकी थी तो गलत होगा। फिर गलत बयानी का कोई सबब भी तो नहीं है। सबब अगर हो भी तब भी गलत बयानी कभी मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकती। दीदी से मैंने क्या कुछ न सीखा था। उस यादगार दिन की उम्मीदों भरी उस रात को अभी सुकून और आसूदगी के कितने लम्हे गुजरे थे मुझे खबर नहीं। रात का कौन सा पहर था ये भी खबर नहीं। कुछ खबर थी तो बस इतनी कि नर्मो नाजुक होठों का एक लम्स आँच लिए एक भीगी भीगी सी तड़प बनकर पेशानी से शुरू होता और क़यामतें ढाता हुआ जागते तिकोने जंगल में गोश्त पोस्त के खबरदार बासियों को अपना लेता और वहीं का हो जाता। उस अपनाइयत को क्या कहूँ, वही तो थी जिसने बहती आग को बूंद बूंद समेटा। इश्तियाल और सुकून, सुकून और इश्तियाल के उन लम्हों में एक अपनाइयत उसकी थी। एक अपनाइयत उसकी थी मेरे लिए और एक अपनापन मेरा था उसके लिए। वो थी, मैं था और रात थी और हम तीनों की बेदारी। रात की रुखसती के वक्त मैं उसके उभारों के बीच चेहरा छुपाए गुम था और वो मेरे सर को अपने हाथों में बांधे चुप थी। मेरी गुमशुदगी और उसकी चुप मोहब्बत और चाहत, सुख और चैन की गवाह थी। उठो राजू, कपड़े पहन लो, अपने कमरे में जाकर थोड़ा सा आराम कर लो, कॉलेज भी तो जाना है। उसकी आवाज़ में प्यार और ठहराव की कैफियत थी। छुट्टी का वो एक दिन, उस दिन का तफसील से जिक्र। आप पूछ सकते हैं इसका मतलब क्या है। मतलब सिर्फ इतना है कि उस एक दिन की दिलनशी तवालत अगले 10 बरसों की हसीन तरीन पहचान है। जहानत, रहनुमाई और बला की सुपुर्दगी। ये तो थी दीदी, जुस्तजू, आरजू और शदीद तलब। और ये था मैं। दीदी का कहना था कि 20 की उम्र से पहले ही मैं प्रेम लीला का शदीद अदाकार बन गया था और 25 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते तो मैंने खुद को कहीं बेहतर अदाकार साबित कर डाला था। वो हंसकर कहती, कैथरीन गलत साबित हुई। मैं झेप जाता, जीत तो आपकी हुई है। दीदी दिन ब दिन निखरती गई। उसे कितनी मेहनत करनी पड़ती थी खुद को बनाए रखने में, उम्र के फासले को कम करने में। फिर अस्पताल की जिम्मेदारियां और उसकी लगन, बस हैरत होती है। मैं भी धीरे धीरे कदम कदम बढ़ता चला गया, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से इम्तिहान दर इम्तिहान, एक बड़ी फर्म की एक अहम कुर्सी तक। दीदी कहती, तुमने आज मेरी लाज रख ली। मैं कहता, आप तो मेरी जिंदगी हैं। डॉक्टर खरे जो थे वही रहे। हाँ, उनके चेहरे पर जो एक बेरुखी, एक तनाव रहता था वो ना रहा था। उनके चेहरे पर एक इत्मीनान और एक नरमी नजर आने लगी थी। वो सुखी थे, बस इतना कहना काफ़ी है। आपको याद होगा दीदी ने कहा था कि हमारी मुट्ठी में तो पूरी ज़िंदगी है। जी हाँ, पूरी ज़िंदगी में दीदी ने जो कुछ भी मुझसे कहा मेरे ध्यान में है। अगर लिखने बैठ जाऊँ तो सैकड़ों पन्ने लिख डालूँ। अगर उन्हें किताबी शक्ल दे दूँ तो बड़े बड़े इनाम याफ्ता लेखक शर्म के मारे ज़मीन में धंस जाएं। दीदी को पता नहीं था कि पूरी ज़िंदगी की उम्र कितनी है, लेकिन उसने कई बार अलग अलग लफ्ज़ों में अलग अलग हवालों से कहा था, राजू मेरे बच्चे। लोग जन्म जन्म के साथ की बात करते हैं, पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म। याद रखना, भूलना मत कि पिछले जन्म में तुम मेरे साथ नहीं थे और अगले जन्म में तुम मेरे साथ नहीं होगे, इसलिए कि ना कोई पिछला जन्म था और ना कोई अगला जन्म होगा। सदियों पुराने इस आडंबर में ये जो आज है, ये ज़िंदगी जो हम जी रहे हैं, बस यही सच है और यही हकीकत है। हमने वहमों से अलग हटकर हकीकत के हुस्न में डूबकर ज़िंदगी गुजार दी। आज दीदी नहीं है और मैं हूँ और मेरी यादें हैं। दीदी मेरी यादों में ज़िंदा है। आने वाला कोई कल मुझे न देखेगा, तब न मैं रहूँगा न मेरी यादें रहेंगी, न दीदी रहेगी। हकीकत, सच और हुस्न की ज़िंदगी बस इतनी ही है। दीदी अभी 40 की भी नहीं थी, मैं अभी 30 का भी नहीं था। वो बला की हसीन और जवान थी और मेरी चाहतें कहीं ज़्यादा गहरी हो चुकी थी। एक सुबह रात भर दो जिस्मों के एक बने रहने के बाद मैंने झेंपते हुए कहा, दीदी कुछ तो ज़िंदगी का कामकाज और कुछ ये वक्ती थकन मुझे आपसे अलग कर देती है, वरना सच कहता हूँ आप बहुत खूबसूरत है और मैं पल भर के लिए भी आपसे अलग नहीं होना चाहता। लेकिन दीदी आज आप कुछ ज़्यादा ही पीली नज़र आ रही हैं। उसने मेरे चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए मोहब्बत से मुझे देखते हुए कहा, मेरे डॉक्टर आज क्या ऑफिस नहीं जाओगे? मैंने कहा, आप ही बताइए, मैंने कभी कोई छुट्टी ली है? वो बोली, नहीं, छुट्टी तो कभी नहीं ली, लेकिन राजू आज मेरा डे ऑफ है। मैं फौरन बोल उठा,
तो आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा और आप मुझे रोकेंगे नहीं। वो हंस पड़ी। पर तुम थके हुए हो। मेरा चेहरा उसके हाथों की गिरफ्त में था और वो मुझे मोहब्बत भरी नज़रों के साथ देख रही थी। मैंने यकलख्त कदरे तेज़ी और सख्ती से उसकी गिरफ्त तोड़ डाली। फिर मैं बड़ी शिद्दत से उसके होंठ चूमने लगा, काटने लगा। मेरे हाथ उसके पिस्तान नोचने लगे। वो राजू राजू पुकारती रही, पर मेरे हाथों ने सुनने से इनकार कर दिया। मेरे उन्हीं बहरे हाथों ने एक जुनून के आलम में उसकी टांगें जैसे फाड़ डाली। मैं उसके बदन में पूरी ताकत से बगैर इजाज़त दाखिल हो गया। एक मैं था, एक वहशत थी और एक था फतूर। जब मेरे होश व हवास दुरुस्त हुए, मैंने देखा बेचारगी की एक उरियां और पीली पीली मूरत मेरे बोझ तले दबी पड़ी है और रो रही है। वो रो रही थी और उसके हाथ मेरा चेहरा सहला रहे थे। मैं रोने लगा, सचमुच रोने लगा। इस कदर रोया कि उसके आंसू थम गए। राजू, मेरे बच्चे, चुप हो जाओ, मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। मैं बमुश्किल कह सका, दीदी क्यों, मेरा जुर्म आप अपने सर लेती हैं। नहीं राजू, तुमने कोई जुर्म नहीं किया, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकी। मैंने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा जर्द था। मैं कांपने लगा। वो मुझे पढ़ लेती थी, उसने मुझे पढ़ लिया। कुछ नहीं राजू, बस जरा सी आयरन ऑफ डिफिशियंसी। दीदी, मैंने कभी अपनी आवाज़ में इतना दर्द महसूस नहीं किया था। मैंने खुद से खामोश आवाज़ में पूछा, क्या मुहज्जब समाज में तुमसा वहशी कभी हुआ है? उसने फिर मुझे पढ़ लिया। नहीं राजू नहीं। वो बड़े ज़ोरों से रोने लगी। रोने की आवाज़ के दौरान एक ज़रा सा खटका हुआ। मैंने गर्दन घुमाकर देखा। पर्दा उठाए डॉक्टर खरे दरवाजे में खड़े हैं। स्टेथोस्कोप उनके बदन से चिपका हुआ था। मैंने दीदी के नंगे बदन पर चादर डाल दी और मुंह मोड़कर जल्दी से नाइट सूट पहन लिया। डॉक्टर खरे पलंग के करीब आए। कुछ देर वो दीदी को घूरा किए, फिर उन्होंने झुककर दीदी की आंखें देखी, उंगलियां और नाखून देखे। उन्होंने दीदी का माथा चूमने के बाद मेरा माथा चूमा, फिर मेरा माथा चूमा, फिर दीदी से कदरे ऊंची आवाज़ में सिर्फ इतना कहा, क्यों बीमार हो तुम? इस घर में कोई बीमार क्यों? वो कमरे में ना रुके, बस चले गए। इस घर में कोई बीमार क्यों? मेरी आंखें भर आईं। दीदी रो रही थी। कौन जाने किसी और कमरे में डॉक्टर खरे की आंखें नम थीं या नहीं। हाँ, उन लफ्ज़ों की सिसकियां दीदी के कमरे में धड़क रही थीं। मैं दीदी के साथ लिपट गया, जाने कब तक लिपटा रहा। उस दिन मैंने पहली छुट्टी ली। फिर तो छुट्टियों का ऐसा जानलेवा सिलसिला शुरू हुआ कि दिन दिन न रहे और रातें रातें न रही। वक्त एक अजाब बन गया। दीदी एक डॉक्टर थी। वो कहा करती थी, मौत से लड़ा तो जा सकता है, पर उस पर हमारा इख्तियार नहीं। जब दीदी दूसरे मरीजों की मौत से लड़ते लड़ते खुद मरीज बन गई, तो उसकी अपनी मौत से लड़ना डॉक्टर खरे की जिम्मेदारी बन गया। एक होशमंद डॉक्टर की जिम्मेदारी जो बाप की जिम्मेदारी से बड़ी थी। आयरन ऑफ डिफिशियंसी थी या इनीमिया सिवियर या कुछ और मुसीबत, दीदी बिस्तर की ही होकर रह गई। अस्पताल का एक कमरा दीदी का कमरा बन गया। वो कमरा, उस कमरे की एक कुर्सी, उस कमरे के बाहर तवील खामोश बरामदा और बरामदे में पड़े बेजान बेंच मेरी जिंदगी बन गए। मैं दीदी की दाएं जानिब कुर्सी पर बैठा रहता और उसे तके जाता। नर्म बिस्तर पर सफ़ेद बेदाग चादर, उसका थका थका सा गोरा जर्द बदन और बुझी बुझी सी आंखें, थकी थकी सी सांसें और उदास बाहें, नाजुक होंठ के बेचारगी से कांपते हुए भोर के दिए, पिस्तान के हसरतों के परिंदे। मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी आंखें जर्द हो गई हैं। जिधर देखता हर शय जर्द दिखाई देती। ये मेरे तब के महसूसात हैं। उन दिनों मुझे उनके मानी बोझल धुंध में लिपटे हुए दिखाई देते थे। आज भी सूरत कमोबेश वही है। उसके बाएं हाथ की नीली रग में सुई पेवस्त रहती, कभी नमकीन पानी, कभी ग्लूकोज और कभी खून। बूंद बूंद उसके जिस्म में उतरता रहता। जब उसके जिस्म में काफ़ी मिकदार में खून उतर जाता तो उसके चेहरे पर हल्की सी सुर्खी फैल जाती। तब उसकी रग में से सुई निकाल ली जाती, मगर तीसरे चौथे रोज़ वही अमल फिर शुरू हो जाता। एक गहरी रात की खामोशी में उसने मुझसे कहा, कभी कभी वक्त का नाम बदल जाता है। गोलियां, कैप्सूल, इंजेक्शन और न जाने क्या क्या वक्त की पहचान बन जाते हैं। मेरे अच्छे राजू, आज मेरे बदन में सुर्खी की हल्की सी हरारत बरकरार है। मुझे चूम लो, आज मुझे चूम लो। सुबह होने से पहले, परिंदों के जागने से पहले दीदी मर गई। मुझे ठीक से पता नहीं कि डॉक्टर खरे के नज़दीक दीदी की मौत एक मरीज की मौत थी या बेटी की मौत। उन्होंने लाश का माथा चूमने के बाद लाश का मुंह चादर से ढक दिया। मेरे करीब आकर उन्होंने मेरा माथा कदरे जोर से दबाया और बिना कुछ कहे दूसरे मरीजों को देखने चले गए। शाम होने से पहले पहले हमने उस खूबसूरत जिस्म को, जिसे पिछली ही रात मैंने चूमा था, फूंक डाला। आसमान की जानिब लपकती वो सुनहरी लपटें सदा के लिए मेरी आंखों में बस गईं। दीदी को रुखसत हुए कई बरस हो चुके हैं और मैं कई बरसों से दीदी के कमरे में रहता हूँ। दिन भर काम काज करता हूँ, न कभी थकता हूँ न कभी बीमार होता हूँ।
फुर्सत के कर्बनाक लम्हों में दोस्तों के साथ बेमकसद गुफ्तगू करता हूँ। शब व रोज़ का ये उकता देने वाला सिलसिला एक झूठ के सिवा और कुछ नहीं। उस रोज़ एक जानी पहचानी सूरत ने, जिसे सब लोग सीमा के नाम से पुकारते हैं और जिसे मैंने कभी दोस्त भी नहीं कहा, मोहब्बत का इजहार किया तो मैंने उसका हाथ झटक दिया। वो फट पड़ी, तुम एक बीमार आदमी हो, एक मरीज, एक लाइलाज मरज के मारे हुए। मैं चुप रहा। वो कदम पटकती हुई चली तो मुझे महसूस हुआ मैंने अनजाने में उसे बहुत दुख दिया है। मैंने सोचा चंद नंगे बुच्चे जुमले लिखकर एक सेहतमंद लड़की को समझा दूं कि मुझसे बीमार शख्स उसे कभी कोई सुख नहीं दे सकता। बस चंद जुमलों पर मुश्तमिल छोटा सा खत पोस्ट करने के इरादे से बेध्यानी में सड़क क्रॉस कर रहा था कि दाएं जानिब से बस आन धमकी। उस एक पल में मेरे ध्यान में बस इतनी सी बात आई, किस्सा तमाम समझो, किस्सा ख़त्म कर दो। जब मुझे होश आया मैंने देखा मैं अस्पताल में पड़ा हूँ और डॉक्टर खरे मुझ पर झुके हुए हैं। आप मुझ पर खुदकुशी की नाकाम कोशिश, अदालत की तौहीन और फहाशी के इल्ज़ाम में मुकदमा चला सकते हैं। बयान कहिए, कहानी कहिए या वारदात, इसे मेरे दोस्त राज ने लिखा था। कोई 8 महीने पहले एक रात 10 बजे के करीब मुझे इत्तला मिली कि राज एक हादसे में बुरी तरह जख्मी हो गया है और नाजुक हालत में अस्पताल में पड़ा है। मैं फ़ौरन अस्पताल पहुंचा। उसे इस बुरी हालत में देखकर एक चोट तो दिल पर लगी ही, ये जानकर हैरत भी हुई कि वो हादसा एक इत्तेफाक नहीं, खुदकुशी की कोशिश थी और ताज़ीरात हिंद के मुताबिक ये एक जुर्म है। राज हिरासत में ज़ेर इलाज था। मैंने पुलिस की फाइल में राज का एक ख़त पढ़ा जो सीमा के नाम था। सीमा, जब दो जने दिलो जान से एक दूसरे में डूब जाते हैं तो एक ताल्लुक जन्म लेता है जिसे दिल वाले ज़िंदगी कहते हैं। अब ज़िंदगी मेरे बस में नहीं, नादान लड़की, मेरे साथ उम्र बिताने का मतलब है तन्हाई में पल पल मरना। तुम्हारा दम घुट जाएगा। मौजे शराब को मौज नहीं कहते। फिर मेरा क्या है, क्या खबर, लाइलाज मरज का मारा, जाने कब खुदकुशी कर ले, कल, आज, अभी। जब बहुत दिन के बाद वो इस काबिल हुआ और उसे इजाज़त मिली कि वो थोड़ी बहुत गुफ्तगू कर सकता है तो मैंने बड़ी वहशियाना साफगोई के साथ उससे पूछा, ये तुम्हें खुदकुशी करने की क्या सूझी? उसने तीखे लहजे और कदरे ऊंची आवाज़ में कहा, क्या बकते हो? मैं चौंका, संभला और मैंने कहा, राज, इतनी तेज़ी अच्छी नहीं। तुम्हारी जान अभी ख़तरों में बुरी तरह फंसी पड़ी है। क्या तुम्हें डॉक्टर खरे ने कुछ नहीं बताया? वो बहुत देर तक चुप रहा। मैं उसे देखता रहा। फिर उसने बड़े इत्मीनान से बड़ी नहीफ आवाज़ में अपनी बात कही, ताज्जुब है तुम डॉक्टर खरे को अब तक समझ नहीं पाए। उनका बुनियादी सरोकार मौत और मौत से जंग लड़ना है। मैं उनका राजू नहीं, उनका मरीज़ हूँ। वो यकीनन मेरी जान बचाने में मसरूफ़ होंगे। उन्हें ज़िंदगी के दीगर मसाइल का अता पता तो है, पर उनकी दिलचस्पी वाजिबी सी है। तुम बताओ चक्कर क्या है? अब मैं उसे क्या बताता कि चक्कर क्या है। बड़ी मुश्किल से अपनी उलझन दूर कर सका। मैंने धीमी आवाज़ में कम से कम अल्फाज इस्तेमाल करते हुए हादसे और ख़त का जिक्र किया। यही मैं कहना ज़रूर चाहूँगा कि उसका ख़त उसे एम्बुलेंस में डालने के बाद पुलिस को जहाज़ी बस के पिछले पहियों के नीचे दबा पड़ा नजर आया था। मेरी बात सुनकर जैसे वो ज़मानों तक चुप रहा। फिर उसने कहा, कभी कभी इत्तेफाक इंसानी शऊर का करिश्मा बन जाते हैं, मगर आम तौर पर इत्तेफाक इंसानी तजर्बे में अजाब के अलावा और कुछ नहीं बन पाता। ये सच है कि मैंने एक कीमती जान को मार डालना चाहा। नाकाम कोशिश के अजाब के साथ साथ मैं वो सज़ा भी भुगतूंगा जो कानूनी तौर पर मेरे पल्ले बांधी जाएगी। मैं आसपास भूल गया, दरो दीवार भूल गया, ये भूल गया कि कहाँ बैठा हूँ और क्यों बैठा हूँ। मैंने बड़ी गुस्सीली आवाज़ में कहा, ये क्या बेहूदगी है? उसने बड़ी संजीदगी से कहा, बेहूदगी सिर्फ इतनी है कि मैंने खुदकुशी की कोशिश की। मैं अदालत में एक बयान देना चाहूँगा कि अदालत एक फ़र्द को मुजरिम ठहराने से पहले अच्छी तरह जान तो ले। उसकी जहनी और जिस्मानी हालत नाजुक थी, फिर भी वो कई दिनों तक धीरे धीरे बयान लिखने के जानलेवा अमल में मसरूफ़ रहा। अभी उसका बयान मुकम्मल नहीं हुआ था जब मैं उसे शाम को निस्बतन बेहतर हालत में छोड़कर गया। आधी रात के वक्त मुझे इत्तला मिली कि उसकी मौत हो गई है। वो मरने से पहले अपना बयान मुकम्मल कर चुका था। राज की ज़िंदगी के वाक़यात को इंसानी तमाशा कहा जा सकता है। कोई नहीं ये जानता कि उसका बयान पुलिस की फ़ाइल से कैसे बाहर निकला, किसने उस बयान की नकलें तैयार की, क्यों कर वो नकलें हमारे शहर के पढ़े लिखे लोगों तक पहुंची। आज हालत यह है कि लड़कियां उस बयान को सहेलियों में बांटती हैं, नौजवान इसे बार बार पढ़ते हैं और शहर के मुअज़्ज़िज़ लोग इसका जिक्र सुनते ही सीख पा हो जाते हैं।